वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से लेके आए हैं न्यू लखमीर सिंह साइंस बुक एस चांद पब्लिकेशन का जो आता है क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी हम लोग कैसे फसल का उत्पादन को देखेंगे और मैनेजमेंट उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, रख रखाव कैसे करेंगे, इस कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कंसेप्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे वो जान लेते हैं। देखिए बच्चों, डिफाइन क्रॉप्स, पहले हम फसल को डिफाइन करेंगे क्या होता है, एंड क्लासिफाई देम इनटू टू मेन ग्रुप्स, और उसको हम लोग विभक्त करेंगे, बांटेंगे दो मेन ग्रुप में, एक है खरीफ फसल, एक है रबी फसल। ठीक है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। एक्सप्लेन बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, भाई हम लोग खेती करने के लिए क्या क्या चीज करते हैं उसको देखेंगे। एंड लिस्ट द टूल्स, और कौन कौन सामान का यूज करते हैं। एंड इम्प्लीमेंट्स यूज इन एग्रीकल्चर, और क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें खेती करने में, उन सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है बच्चा, आगे पढ़िए। दैट डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी इंसानों के द्वारा, यानी जानवरों के द्वारा, इंसानों के द्वारा जो खाद बनाए जाते हैं वो, और फर्टिलाइजर जो केमिकल खाद होता है, वो दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। फिर रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई करने का पारंपरिक तरीका को और आधुनिक तरीका को भी देखेंगे। सिंचाई करने का मतलब यानी पानी पटाने का तरीका। ठीक है, लिस्ट द फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, जानवरों से कौन कौन खाना प्राप्त होता है, इन सभी चीजों को भी हम देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। All living organisms like man, animals and plants need food for their growth and survival. जितने भी जीव जंतु हैं धरती पर रहने वाले, जैसे आदमी, जानवर और पौधे, उन सभी को खाना की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? उनके ग्रोथ के लिए और उनको जिंदा रहने के लिए। द ग्रीन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो हरा पेड़ पौधा होता है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया से, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किस चीज का सहायता लेके? बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ भी लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं वो गैस के रूप में, वाटर का यूज करते हैं, और सनलाइट का यूज करते हैं एनर्जी के रूप में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि एनर्जी देता है, राइट। Man and other animals cannot make food by photosynthesis from carbon dioxide gas and water by using sunlight energy। कहता है इंसान और जानवर खुद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के साथ कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और सूरज की रोशनी को लेकर के खाना नहीं बना सकते हैं, राइट। दे नीड रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट्स, उनको बना बनाया खाना मिलता है, या उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पहले से कहीं मौजूद रहता है, उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। फैट्स और प्रोटीन्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए और उनके बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, मैन ऑब्टेन्स हिज फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, इंसान जो है वो अपना भोजन जानवरों से भी और पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, मैन हैज टू ग्रो प्लांट्स, मैन हैज टू ग्रो प्लांट्स, इंसान को पौधा को बढ़ाना पड़ता है, एंड रियर एनिमल्स, और जानवर को पालना पड़ता है, राइट। ब्रिंग अप एनिमल्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट्स, ये अच्छा क्यों बढ़ाते हैं प्लांट को, क्यों ग्रो करते हैं, और जानवरों को क्यों पालते हैं? क्योंकि उनका जरूरत जो है खाने का वो पूरा कर सके। इंसान अपनी जरूरत के लिए ही पौधे को बढ़ाते हैं, और खाना को प्राप्ति के लिए ही पौधे को बढ़ाते हैं और जानवर को पालते हैं। जैसे मान लो कोई गाय पाल रहा है आज के जमाना में, तो ज्यादातर उसका मोटो होता है उसे दूध प्राप्त करना। ठीक है बच्चा, यही बात है। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन वास्ट फील्ड बिकॉज द फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय देम आर कंज्यूम्ड इन लार्ज अमाउंट, बहुत तरह के प्लांट जो उगाए जाते हैं बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र में उगाया जाता है, क्योंकि जो खाना का अनाज होता है जो प्रोड्यूस हुआ जब किया जाता है उनके द्वारा, वो कंज्यूम भी किया जाता है बहुत बड़े मात्रा में, राइट। तभी तो बहुत ज्यादा खेती होता है। व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल दो कॉमन एग्जाम्पल हैं। दीज आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स, इनको अनाज कहा जाता है, भोजन का अनाज, क्योंकि इसी से भोजन पकता है। इन एडिशन टू फूड ग्रेन्स, अनाज के अलावा पल्स, दाल, सब्जी, फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, ये भी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, क्योंकि ये हमारे खाने का महत्वपूर्ण सोर्स, पार्ट है, अंग है, भंग है। The animals such as cow and buffalo are reared to obtain milk, whereas goat, fish and hen are reared to get meat and eggs. Animals जैसे कि गाय, भैंस, ये सब पाला जाता है, क्यों पाला जाता है? दूध के लिए पाला जाता है, जबकि बकरी, मछली, मुर्गी, ये सब मांस के लिए और उनसे जो अंडा प्राप्त होता है उसके लिए पाला जाता है।
इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस ऑब्टेनिंग फूड, खाना कैसे अलग अलग तरीकों से आता है, प्लांट से भी और जानवर से भी, उसको देखेंगे। बिफोर वी गो फर्दर, आगे हम जाएं, हम लोग को जानना है मीनिंग। ये जो वर्ड शब्द है क्रॉप, इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा बच्चों, क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन इन द फील्ड, एक ही तरह के पौधे जब किसी खेत में उगाया जाता है बड़े पैमाने पर, ताकि फूड को प्राप्त कर सके। कौन सा फूड प्राप्त कर सके? जैसे सीरियल्स, अनाज, व्हीट गेहूं, चावल, मक्का, ये सब अनाज प्राप्त कर सके, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इज कॉल्ड अ क्रॉप। इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। यानी बहुत बड़े खेत में एक ही तरह के पौधा अगर बहुत ज्यादा उगाया जाता है तो उसको फसल कहते हैं। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ दैट ऑफ व्हीट। अगर हम लोग कहें फसल है गेहूं का, इसका मतलब हर जगह क्या होगा? सिर्फ गेहूं ही गेहूं होगा, ठीक है? गेहूं का ही फसल होगा। ये क्रॉप इज द कॉल्ड फसल इन हिंदी। क्रॉप को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? फसल। क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड बाय द फार्मर्स, किसान। जो फसल है वो किसानों के द्वारा खेत में उगाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलिए इसके आगे बढ़ने का कष्ट प्रदान करते हैं। बहुत ही खूबसूरत। हम लोग कुछ फसल्स देखते हैं, देखिए ध्यान से। कहता है सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स, कुछ एग्जांपल्स हैं क्रॉप्स के, जो क्या है देखिए। सीरियल्स क्रॉप्स यानी ग्रेन, जिसे अनाज होता है, अनाज वाला कौन सा फसल है? व्हीट गेहूं। पैडी, जिसको राइस कहते हैं, धान। मेज मक्का। मिलेट, जी मिलेट में कौन सा होता है? बाजरा और ज्वार, है ना? आपको बता दे बच्चा, हम लोग को कोशिश करना चाहिए व्हीट कम खाए, है ना? ज्यादातर हम लोग को क्या मिलेट खाना चाहिए, यानी बाजरा और ज्वार खाना चाहिए। इससे शरीर मजबूत होगा और किसी तरह का गैस और बदहजमी का शिकार हम लोग नहीं होंगे, ठीक है? बार्ले, जौ होता है, ठीक है? पल्सेस में दाल में कौन कौन है? चना का दाल है, मटर है, बीन्स है, राइट? ऑयल सीड्स मतलब ऐसे बीज जो तेल देते हैं, जिसे तेल प्राप्त होता है। जैसे सरसों का बीज से तेल प्राप्त होता है, मूंगफली से तेल प्राप्त होता है, सूरजमुखी से भी तेल प्राप्त होता है। वेजिटेबल्स में टोमेटो है, कैबेज है, स्पिनच है, राइट? फ्रूट्स में क्या मिलता है? बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, केला, अंगूर, अमरूद, आम और ऑरेंज, संतरा, एप्पल मतलब सेब, ठीक है? ये सब प्राप्त होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप, फसल के कितने प्रकार होते हैं? डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट सीजन्स। हम जानते हैं अलग अलग तरह के फसल अलग अलग सीजन में, अलग अलग मौसम में उगाया जाता है पूरे साल में। एग्जाम्पल, एक क्रॉप मे ग्रो वेल इन रेनी सीजन ड्यूरिंग समर बट इट मे नॉट ग्रो वेल इन विंटर सीजन। कहता है एक ऐसा फसल जो रेनी सीजन में उगाया जाता है, मतलब गर्मी के दिन में उगाया जाता है, तो उसको विंटर सीजन में आप नहीं उगा सकते हैं, राइट? सिमिलरली अनदर क्रॉप में ग्रो वेल इन विंटर सीजन। अगर मान लो कोई दूसरा फसल है जिसको हम लोग ठंडा के मौसम में उगाते हैं, बट नॉट इन रेनी सीजन, उसको हम रेनी सीजन में नहीं उगाते हैं। बेस्ड ऑन द सीजन्स, आधार पर, किसके आधार पर? मौसमों के आधार पर, है ना, जिसमें वो ग्रो होते हैं। ऑल द क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ग्रुप। सारे फसल को दो मेन ग्रुप में बांटा गया है। एक है खरीफ क्रॉप्स, एक है रबी क्रॉप्स, ठीक है बच्चा? अब देखिए, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसे फसल जो वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं उसको खरीफ कहते हैं। खरीफ मतलब वर्षा, ठीक है ना? वर्षा ऋतु में उगाने जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं। और वर्षा ऋतु जनरली कब होता है? जून से लेकर के सितंबर तक वर्षा की ऋतु होती है। यानी जून से लेकर सितंबर में उगाया जाने वाला हर पौधा क्या होगा? हर फसल क्या होगा? खरीफ फसल होगा। सोइंग फॉर खरीफ क्रॉप्स स्टार्ट्स इन जून जुलाई टिल बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। अच्छा, ये खरीफ फसल जो है उसको उगाने का प्रारंभ हो जाता है जून से जुलाई में, क्योंकि साउथ वेस्ट में मानसून आ जाता है। बिकॉज दीज क्रॉप्स, क्योंकि ये जो फसल होते हैं, खासकर धान, नीड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर, इसको पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून। और जब मानसून खत्म हो जाए, यानी वर्षा की ऋतु जब खत्म हो जाएगा, तब धान की फसल को हम लोग काटते हैं, जो कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स, जिसमें कुछ एग्जांपल है खरीफ फसल के: पैडी धान, मक्का, मिलेट जिसमें ज्वार बाजरा होता है, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन, ठीक है ना? ठीक है ना? ये सब फसल जो होते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। द खरीफ क्रॉप्स आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप। खरीफ को आप समर क्रॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी की ऋतु में ही उगाया जाता है। आगे, प्लीज नोट दैट पैडी इज राइस स्टिल इन द हस्क। अच्छा, आप जानते हैं कि पैडी मतलब धान, और धान का दो पार्ट है, एक है हस्क, एक होता है भूसा धान का, और धान के भूसा के अंदर पैक होता है धान का चावल, राइट? तो धान के भूसा में क्या रहता है? भूसा हट जाता है और उससे क्या मिलता है? चावल मिल जाता है। सो पैडी क्रॉप गिव्स अस राइस, तो धान का फसल हमको चावल देता है, राइट? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पैडी इज राइस क्रॉप, तो हम कह सकते हैं धान ही राइस क्रॉप, ठीक है बच्चा? पैडी इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी हमेशा वर्षा की ऋतु में उगाया जाता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि पैडी में ज्यादातर धान की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता होती है।
पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन बिकॉज वाटर अवेलेबल इन विंटर सीजन मस्ट लेस, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी कम होता है, सॉरी ठंडा की ऋतु में पानी कम होता है, इसलिए उस समय हम लोग उगाते नहीं। ऑन द अदर हैंड इफ wheat is sown in the खरीफ सीजन, अगर गेहूं को खरीफ सीजन में उगा दें तो इट विल नॉट ग्रो, वो फसल पकेगा नहीं, ग्रो ही नहीं करेगा, बढ़ेगा ही। दिस बिकॉज व्हीट प्लांट कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर ऑफ द रेनी सीजन, क्योंकि गेहूं का फसल अत्यधिक पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप, अब ऐसा क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाया जाता है, मतलब ठंडा के मौसम में उगाया जाता है, उसको रबी क्रॉप्स कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, किस समय में उगाते हैं हम लोग खरीफ फसल रबी फसल को, अक्टूबर से मार्च में। द सोइंग ऑफ रबी क्रॉप्स बिगिंस एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, कब लगाया जाता है पौधा, अक्टूबर से नवंबर में पौधा लगाया जाता है रबी फसल का। एंड द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय मार्च, और मार्च तक यानी अप्रैल तक इसको काट लिया जाता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर, कुछ एग्जांपल है रबी क्रॉप्स के, क्या क्या है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, लिनसीड है, अलसी होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। द पीपल हु हैव नो परमानेंट होम्स, ऐसे लोग जिनका परमानेंट घर नहीं है। एंड कंटिन्यूअसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड नोमैड्स, अच्छा जो ये ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह लगातार घूमते रहते हैं, उनका अपना परमानेंट घर नहीं है, उनको घुमंतु कहते हैं। नोमैड्स मतलब क्या होता है, घुमंतु, और इसको वांडरर्स भी कहते हैं। वांडरर्स मतलब जो भ्रमण करते हैं लोग, ऐसे लोगों को जो एक जगह घर बना के नहीं रहते हैं। टिल अबाउट 10,000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना, पीपल वेर नोमेडिक, 10,000 BC से पहले जो था लोग, है ना, वो नोमेडिक थे। दे वेर कंटिन्यूअसली मूविंग और वांडरिंग, वो हमेशा लगातार घूमते रहते थे इन ग्रुप्स, ग्रुप झुंड में, एक जगह से दूसरी जगह, किसके सर्च में, फूड खाना की और घर के सर्च में। दीज नोमैडिक पीपल आर रॉ फ्रूट्स, ये जो नोमैडिक पीपल थे कच्चा फ्रूट खाते थे। एंड वेजिटेबल्स फाउंड इन नेचर, और प्रकृति में जो सब्जी मिलता था उसको खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स, और जानवरों का शिकार करते थे फूड के लिए। बाद में दे सेटल्ड नियर द सोर्स ऑफ वाटर, बाद में क्या हुआ, अपने आप को सेटल कर लिए, कहाँ सेटल कर लिए, जहाँ पानी का सोर्स ज्यादा रहता है, जैसे गंगा किनारे, ठीक है, सच एज रिवर, एंड कल्टिवेटेड लैंड टू प्रोड्यूस व्हीट, वहीं पे फिर क्या हुआ, वहाँ की जमीन को क्या करें, वहाँ पर खेती बाड़ी करने लगे, वहाँ पे गेहूं धान और दूसरे फसल को उगाने लगे। दिस इज हाउ एग्रीकल्चर वाज बोर्न, इस तरह से खेती का जन्म हुआ। द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ये फसल को उगाना, प्लांट को बढ़ाना, फील्ड में प्राप्त करने के लिए खाना, जैसे गेहूं है, राइस है, इसी को एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी फसल को उगाना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर को हम लोग खेती बाड़ी भी कहते हैं और कृषि भी कहते हैं हिंदी में। चलिए अब एग्रीकल्चर में कौन कौन सा प्रैक्टिस है, मतलब एग्रीकल्चर में क्या क्या काम है, कैसे कैसे करते हैं एग्रीकल्चर, उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे देखिए, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उगाने में मेन चीज क्या है उसको देखने जा रहे हैं, आइए। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन में क्या क्या चीज करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू रेज ए क्रॉप, एक फसल को उगाने में यानी कल्टीवेट करने में एक फसल को सक्सेसफुली, पूर्णतः और प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट भी कमा सके, फूड प्रोडक्शन, ए फार्मर हैज टू परफॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ टास्क इन सीक्वेंस, एक किसान को बहुत सारा काम करना पड़ता है एक सीरीज में, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, मतलब किसी फसल को उगाने में लगातार एक प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है ना, तब जाके कोई फसल पूर्णतः तैयार होता है। द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस अ क्रॉप, गुड क्रॉप, अच्छा फसल उगाने में जो जो काम किसान के द्वारा किया जाते हैं उसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच आर कैरिड आउट एट वेरियस स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर, भाई बहुत सारा खेती बाड़ी में काम लगता है, काम खेती बाड़ी में बहुत होता है। मान लो कि हम लोग पहले खेत तैयार करेंगे, फसल उगाएंगे, राइट, फसल में बीज बीज का सिलेक्शन होगा, बीज के सिलेक्शन के बाद ये करना पड़ेगा, पानी पटाना पड़ेगा, समय समय पर निराई करना पड़ेगा, यानी अनवांटेड प्लांट्स को निकालना पड़ेगा, ये सब चीज करेंगे तब जाकर कोई फसल प्रॉपर तैयार होगा, राइट। तो क्या क्या है, पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को पहले तैयार करेंगे हम, दूसरा में क्या है, सोएंगे, बीज बोएंगे, तीसरा में क्या, एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर, खाद देंगे, चौथा में क्या, इरिगेशन, पानी देंगे, पांचवा क्या, रिमूवल ऑफ वीड्स, एक्स्ट्रा जो पौधे होंगे, जो घास वगैरह होता है फसल के साथ, उसको निकालेंगे, हार्वेस्टिंग, फसल काटेंगे, एंड लास्ट फसल काटने के बाद उसको सुखा के स्टोरेज यानी पैक करके रख देंगे, राइट, उसके बाद निकाल निकाल के गेहूँ पिसाया खाए, ठीक है। आई इन एडिशन टू दीज रेगुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इन सभी के अलावा वन मोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कॉल्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप, एक और है रोटेशन ऑफ क्रॉप, फसल चक्रण, बहुत इंपॉर्टेंट, इज अंडरटेकन समटाइम, ये भी कभी कभी किया जाता है, टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ताकि मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति है उसको हम लोग मजबूत कर सके, बढ़ा सके, एंड इंक्रीज द क्रॉप फील्ड, और जब फसल चक्रण अपनाएंगे तो जो फसल वापस लगाएंगे इस बार वो फसल एक्स्ट्रा पैदा लेगा। The various agricultural practices require certain tools or implements,
ये जो अलग अलग खेती है, इस खेती में सामान की आवश्यकता पड़ती है, जिसको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। क्योंकि अब मान लो बैल नहीं रहेगा तो हल कौन चलाएगा। बैल है जिसके साथ लोहा का एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, जिसको बैल खींचता है तो खेत जुतता है। मान लो ये नहीं है बैल, ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, रोटावेटर, हार्वेस्टर, बहुत सारी चीजें की आवश्यकता पड़ती है। वी विल डिस्क्राइब ऑल द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन डिटेल। हम सभी चीज डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कैसे फूड जो है प्रोड्यूस होता है लार्ज स्केल पे। सबसे पहला क्या पता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी का तैयारी करना। ठीक है बच्चा। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो मिट्टी का अर्थ, धरती का सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसी को सॉइल कहते हैं, यानी जो हम लोग देखते हैं खेत में सबसे ऊपर का लेयर वही सॉइल है, मिट्टी। द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल। और फसल कहाँ उगाया जाता है, मिट्टी में। कहाँ, मिट्टी में। सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल्स। मिट्टी क्या देता है, मिनरल देता है, वाटर देता है, एयर देता है, ह्यूमस नमी देता है, एनकरेज यानी फिक्सिंग फर्मली, और हर चीज को फिक्स करता है मिट्टी के अंदर। टू द प्लांट्स, प्लांट्स को देता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप। किसी फसल को उगाने में मिट्टी का तैयारी करना सबसे पहला मतलब वो तरीका है फूड प्रोडक्शन के लिए। सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप। मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है बीज बोने के लिए, है ना, फसल का बीज बोने के लिए। और बीज बोने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। और कैसे तैयार करते हैं, प्लगिंग, हल चलाते हैं, लेबलिंग बराबर करते हैं, मैन्यूरिंग खाद डालते हैं। ठीक है, यानी मिट्टी तैयार करने में क्या क्या चीज होता है, प्लगिंग हल चलाना, दूसरा लेवलिंग बराबर करना, ऐसे ढेला पर तो नहीं लगा दोगे फसल। लेवल करते हैं ताकि सारा बराबर टीला होता है मिट्टी का, उसको फोड़ के बराबर कर देते हैं। एक देखो हेंगा हम लोग कहते हैं गाँव में, है ना, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है, लकड़ी का बरस्ता, उस पर लोग बैठ जाता है और मिट्टी को लेवलिंग करता है, बराबर करता है, राइट। और उससे क्या होता है, सारा बड़ा बड़ा जो पार्ट रहता है मिट्टी का, बड़ा बड़ा स्टोन टाइप का, उसको वो क्रशिंग करके फाइन पार्टिकल से तब्दील कर देता है। उसके बाद हम लोग खुरपी या खुरपा से फटाक से बीज को जल्दी से बो देते हैं, राइट। ये सब जो फसल उगाते हैं उनको ज्यादा समझ में आता होगा। ईच वन ऑफ दिस स्टेप्स हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। और हर स्टेप का, चाहे प्लगिंग हो, लेवलिंग हो, मैन्योर का, इसका अपना महत्व है, इसलिए हर चीज को अच्छे से करना चाहिए, तभी सही फसल होगा। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, ये जो मिट्टी को लूज करते हैं, और टर्निंग द सॉइल, मिट्टी को मतलब नीचे से खोद के ऊपर करते हैं, फिर ऊपर से नीचे करते हैं, इसको प्लगिंग कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी को खोद के ऊपर करना फिर उसको लेवलिंग करना, इसको टिलिंग कहते हैं। प्लगिंग और टिलिंग इन द फील्ड इज डन बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट। एक इम्प्लीमेंट यानी एक सहायता से किया जाता है एक चीज के, जिसको प्लग कहते हैं, हल कहते हैं, हल की सहायता से किया जाता है। प्लस आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये प्लग जो होता है ये लकड़ी का और आयरन का बना होता है। एंड दे हैव एन आयरन टिप ऑफ इजी पेनिट्रेशन इन द सॉइल। अब उसके आगे सबसे आगे जो होता है, ये जो टिप जो है जिसका जिस नोक जिसको कहते हैं, वो लोहा का बना होता है, जो मिट्टी के अंदर जल्दी से पेनिट्रेट कर जाए, राइट। द प्लग आर पुल्ड बाय ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स। एक जोड़ा बैल उसको खींचता है और बाय ट्रैक्टर या ट्रैक्टर खींचता है। एक्चुअली द प्लगिंग ऑफ स्मॉल फील्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ एनिमल। छोटा मोटा खेत को आप बैल से भी करा सकते हैं, बुलक से, या लार्ज फील्ड आर प्लगिंग बाय यूजिंग ट्रैक्टर। लेकिन बड़ा बड़ा खेत जो है ट्रैक्टर की सहायता से होता है। द लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लगिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। ये जो लूजनिंग होता है, मिट्टी को जो ढीला करते हैं हम लोग हल चला के, ये बेनिफिशियल है। क्योंकि कारण, इसका बेनिफिशियल का कारण क्या है, क्यों मिट्टी को हम लोग छोटा छोटा करते हैं। लूज सॉइल अलाउ द प्लांट रूट टू पेनिट्रेट फर्मली फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉइल सो दैट प्लांट आर हेल्ड मोर फर्मली टू द ग्राउंड। जितना मिट्टी ढीला होगा उतना जड़ नीचे तक जाएगा आसानी से। कठोर ढेला में जड़ नीचे तक आसानी से नहीं जाएगा, और जितना जड़ अंदर जाएगा उतना फसल अच्छे से खड़ा रहेगा। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू ब्रीथ इजीली। और जितना मिट्टी लूज रहेगा उतना ज्यादा पौधा का जड़ को सांस मिलेगा, राइट। इवन व्हेन द रूट्स आर डीप, ताकि गहरा भी रहेगा जड़ फिर भी उसको सांस अच्छे से मिलेगा। दिस इज बिकॉज लूज सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ एयर इन स्पेस। क्योंकि लूज सॉइल जो होता है, छोटा छोटा कण जो रहता है मिट्टी का, उसके अंदर ज्यादा स्पेस रहता है और ज्यादा अपने अंदर एयर को रखता। सही बात है। The loose soil helps in the growth of worms and microbes present in the soil who are friends of farmers since they help in further turning and loosening the soil. अब जितना लूज सॉइल होगा उतना उसमें माइक्रोबीज रहेंगे, वर्म्स रहेंगे, अर्थ वर्म्स जिसको कहते हैं, चाली वगैरह। वो चाली क्या करता है, ऊपर नीचे होता है। जितना ऊपर नीचे होगा उतना मिट्टी को लूज करेगा, जितना वो मिट्टी को लूज करेगा उतना मिट्टी में एयर ट्रैप होगा, उतना मिट्टी में एयर ट्रैप होगा उतना ज्यादा पौधा को एयर मिलेगा और मिनरल्स मिलेगा, उतना जड़ जो है पेड़ का उतना फर्मली अच्छे से पकड़ के रखेगा। तो ये जो माइक्रोबीज होते हैं और वर्म्स होते हैं, ये किसान के दोस्त कहलाते हैं। इसलिए दोस्त कहलाते हैं, ये फसल को मजबूत करने में और मिट्टी को लूज करने में सहायता प्रदान करते हैं किसान को, और उससे किसान का फसल अच्छा होता है, राइट। तो चाली अगर खेत में है और है तो समझ लीजिए हम लोग समृद्ध देश के लोग हैं, क्योंकि जितना ज्यादा चेड़ा है उतना ज्यादा मिट्टी को लूज करेगा, उतना अच्छा फसल होगा। समझ रहे बात को, चलिए।
दे ऑल्सो एड ह्यूमस टू द सॉइल, और वो क्या करते हैं, वो देखते हो जहाँ पर चाली रहेगा वहां पर मिट्टी में नमी रहेगा। इसका मतलब क्या है, वो मिट्टी में नमी भी डालते हैं, यानी वाटर सब्सटेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं। आप देखोगे बारिश होगा तभी चेला निकलता है, यानी नमी में ही वो निकलता है, और उसका उसका शरीर हमेशा गीला रहता है, चलेगा तो लाइन बन जाएगा, राइट। ऐसा देखा होगा तुमने। चलिए, प्लगिंग आर uproots एंड buries द weeds, प्लगिंग आर आल्सो uproots एंड buries द weeds। अच्छा, हल चलाने से क्या होता है, बहुत सारा अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिसको घास फूस कहते हैं, जंगल कहते हैं, वो जंगल को अप्रूट कर देता है, उखाड़ के फेंक देता है अनवांटेड प्लांट को, स्टैंडिंग इन द फील्ड, जो खेत में रहते हैं, एंड देयर बाय सफोकेट्स देम टू डेथ, और वो जब जड़ उसका निकल जाएगा तो वो जो है अनवांटेड प्लांट जिसको नहीं जरूरत है घास फूस, वो सब खत्म हो जाता है, राइट। कि उसका जड़ सूख जाता है। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग प्लगिंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज द न्यूट्रिएंट। मिट्टी को लूज करने से जो मिट्टी के अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाता है, और उसको मिट्टी से आसानी से पौधा ले लेता है उसको, और वो न्यूट्रिएंट्स भरा पूरा रहता है प्लांट्स में। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत सूखा है, इट ब्रेक्स इनटू लार्ज मड क्रम्स, ये बड़ा बड़ा ढेला में टूटेगा ड्यूरिंग प्लगिंग, प्लगिंग होने के दौरान। द मड क्रम्स, ये जो मड क्रम्स होगा, आर देन ब्रोकन डाउन बाय ए सॉइल प्लैंक, है ना, मिट्टी का प्लैंक जिसको हम लोग क्रम्ब क्रशर कहते हैं, जिसको हेंगा कहते हैं गांव में, है ना, लकड़ी का जो लगा रहता है, उस क्रम्ब क्रशर से हम उसको तोड़ के मिट्टी का बड़ा बड़ा ढीला को फाइन करते हैं, राइट। The flood soil is quite loose, so it is liable to be carried away by strong winds or washed away by the rainwater. Flood soil is quite loose, भाई मिट्टी इतना लूज हो जाता है ना, कि वो मान लो कि हवा के द्वारा उड़ जाता है, राइट, और रेनी वाटर के द्वारा बरसा आएगा तो मिट्टी सब चल जाएगा दह के। रिमूवल ऑफ टॉस सॉइल, अच्छा अब ये जो मिट्टी दह के चला गया विंड के द्वारा या फिर पानी के द्वारा, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे खेत का मिट्टी जो शक्तिशाली था वो दूसरे खेत में चला गया, तो गड़बड़ हो गया, राइट। द प्लग सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेजेंट इन विद वुडन लेवलर, इसीलिए इसको वुडन लेवलर से बराबर कर देना चाहिए, और एन आयरन लेवलर से, सो दैट टॉप सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे, ताकि हवा उसको जल्दी से उड़ा के ना ले जाए, बाय विंड और ड्रेन्ड ऑफ बाय वाटर, ये पानी उसको जल्दी से बहा के नहीं ले जाए, इसलिए लेवलर से उसको बराबर करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एंड सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड, और इससे मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। द लेवलिंग ऑफ प्लग सॉइल इज बेनिफिशियल, ये जो हम लोग मिट्टी को प्लगिंग करते हैं सॉइल को, है ना, प्लगिंग रीजन क्यों करते हैं, लेवलिंग ऑफ फ्लड फील्ड्स बाय प्रेसिंग प्रिवेंट द टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वास्ट अवे बाय द रेन वाटर। अगर हम खेत में हल चला के लेवल कर दे खेत को, तो उससे क्या होगा, बराबर हो जाएगा मिट्टी, और फर्टाइल मिट्टी हमारा अच्छे से अरेंज हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, अगर विंड आए या पानी आए तो उसको उड़ा के नहीं ले जाए, राइट। लेबलिंग ऑफ फ्लड फील्ड्स हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अगर हम खेत को लेवल कर दे अच्छे से, तो पानी का सिंचाई करेंगे पानी से, तो इसका मतलब होगा कि पूरा पानी बराबर तरीका से डिस्ट्रीब्यूट होगा फील्ड में, इरिगेशन के दौरान, सिंचाई के दौरान, इसलिए लेवलिंग जरूरी है, लेवलिंग से बराबर हो जाएगा तो पानी बराबर फैलेगा। लेवलिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द फ्लड, लेबल करने से नमी जो है मिट्टी के अंदर वो बरकरार रहता है। लेवलिंग ऑफ फ्लड सॉइल इन द फील्ड इज डन बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट कॉल्ड लेवलर, जो हल चलाने के बाद जो मिट्टी को लेवल करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है लेवलर। इम्प्लीमेंट मतलब होता है टूल्स, लेवलर। द सॉइल लेवलर इज अ हैवी वुडन प्लैंक और एन आयरन प्लैंक, ये सॉइल मिट्टी को लेवल करने वाला ये भारी सा लकड़ी का प्लैंक होता है या लोहा का प्लैंक होता है। तो सॉइल लेवलर कैन बी पुल्ड बाय बुलक्स और बाय ट्रैक्टर, ये जो सॉइल लेवलर होता है या तो बैल खींचता है इसको या ट्रैक्टर खींचता है। मैन्यूरिंग मींस एडिंग मैन्यूर टू द सॉइल, मैन्यूर का मतलब होता है मिट्टी के अंदर मैन्यूर डालना। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग, कभी कभी हम लोग खेत में प्लगिंग से पहले ही मिट्टी मैन्योर डाल देते हैं। एडिशन ऑफ मैन्योर टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर, तो जब हल चलाने से पहले अगर डाल देंगे क्या, मैन्योर डाल देते हैं, तो हल चलाने के बाद मैन्योर का सही से मिश्रण हो जाता है मिट्टी के साथ। मैन्योर इज द फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड्स, पहले मैन्योर को क्या करते हैं, मिट्टी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं खेत में। इट इज देन स्प्रेड आउट इन द फील्ड, पूरे फील्ड में फैला के। व्हेन दिस फील्ड इज प्लग्ड, जब ये खेत को प्लग करते हैं, द मैन्योर गेट्स मिक्स्ड इन द सॉइल प्रॉपरली, ये मैन्योर क्या होता है, मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैन्योर कंटेन्स मैनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ये मैन्योर जो होता है उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है फसल के ग्रोथ के लिए। सो मैन्योरिंग इज द डन टू इंक्रीज, कहता है
मैन्यूरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मैन्यूरिंग क्यों किया जाता है? मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। बिफोर सीड्स आर सोन इनटू इट, इससे पहले कि बीज को आप मिट्टी में डालें उससे पहले मैन्योर डाल दीजिए ताकि फर्टिलिटी बढ़ जाए। वंस द सॉइल इज प्लग्ड, एक बार मिट्टी प्लग्ड हो गया, लेवल्ड हो गया और मैन्योर्ड हो गया, तो ये रेडी है सोइंग करने के लिए। किसको? बीज को। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, और सोइंग करने से पहले थोड़ा पानी पटा दीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स में कौन कौन सामान ऐसा है जो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट की जरूरत पड़ता है? बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज को बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू लूजन एंड टर्न द सॉइल इनटू द फील्ड्स, तो आपको जरूरत पड़ेगा क्या करने का? बीज को बोने से पहले आपको लूज करना पड़ेगा और टर्न करना पड़ेगा सॉइल को फील्ड में, है ना। सो एज टू ब्रेक इट इनटू द साइज ऑफ ग्रेन्स, ताकि वो उसको छोटे छोटे साइज में तोड़ दीजिए। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को लूज करना, टर्न करना, इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, बहुत सारे सामानों के साथ क्यों होता है, जिसको टूल्स कहते हैं। मेन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, मेन टूल्स क्या है जो लूज करता है और टर्न करता है सॉइल को? एक है प्लव, हल जिसको कहते हैं, हो, और दूसरा कौन है? कल्टीवेटर। क्या है? ठीक है बच्चा। अब देखिए प्लग क्या है। प्लग इज लार्ज एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है, यूज फॉर प्लगिंग और टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिलिंग करने के लिए, प्लगिंग करने के लिए होता है। ट्रेडिशनली वुडन यूज्ड, वुडन प्लग इज शोन इन फिगर 4। फिगर 4 में देखो यही प्लग होता है, राइट। ट्रेडिशनल, पारंपरिक है, पहले से चलते आ रहा है। वुडन प्लग कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, इसके अंदर एक लंबा लॉग होता है वुड का, विच इज कॉल्ड प्लस शाफ्ट, इसको जो प्लस शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, दिस इज देयर इज हैंडल एट द वन एंड ऑफ द प्लस शाफ्ट, प्लस शाफ्ट के एक तो हैंडल होता है, ठीक है। क्या सॉरी, ये हैंडल है, क्या है? हैंडल। बिफोर द हैंडल, बिलो द हैंडल इज स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लस एयर, इसके पास स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन, लोहा का एक स्ट्रिप होता है जिसको प्लस एयर कहते हैं, जो पेनिट्रेट करता है मिट्टी में। द अदर एंड ऑफ प्लस एयर कैन बी अटैच्ड टू ए वुडन बीम व्हिच इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स इन द प्लस शाफ्ट। अब देखिए एक और राइट एंगल पे वुडन बीम यहाँ पे प्लेस्ड है, राइट। दिस बीम इज प्लेस्ड ओवर द नेक ऑफ टू ब्लॉक्स, ये दोनों बैल के गर्दन पे डाला जाता है, और ब्लॉक्स और ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, सो एज टू पुल द प्लग, ताकि वो प्लग को खींच सके। दस द प्लग इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ प्लग्स, ड्रॉन प्लग जो है खींचा जाता है पेयर ऑफ प्लग्स, ये दूसरे जानवर से, बुफेलो, कैमल से भी खींचते हैं। सी फिगर 2, अब फिगर 2 में अब देखिए, कहाँ है फिगर 2? यहाँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फिर कहता है when the plug is pulled by the bullocks, ये जब प्लग को बुलक्स खींचते हैं, है ना, फार्मर होल्ड्स द हैंडल ऑफ द प्लग, तो फार्मर क्या करता है? हैंडल को हाथ में पकड़ता है और प्रेसेस डाउन द हैंडल, हैंडल को नीचे की तरफ प्रेस करता है, जिसकी वजह से प्लस से डिक्स इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर धंस जाता है। लूजन्स इट एंड टर्न्स इट, उसको लूज करता है और उसको टर्न कर देता है ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। नाउअडेज ट्रेडिशनल वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग, आजकल जो ट्रेडिशनल प्लग है जो लकड़ी और लोहा का बनता था उसको बदल रहा है, अब आयरन प्लग ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। हो क्या है? हो इज एन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, देखिए हो जो है वो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है, टूल है, विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, जो उसको वीड्स और लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल करने के लिए यूज किया जाता है। हो कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, लोहो के अंदर क्या होता है? लॉन्ग रॉड होता है लकड़ी का या आयरन का। देयर इज ए हैंडल हैविंग ग्रिप, हैंडल में ग्रिप होता है एट द वन एंड ऑफ द हो के वन एंड पे, देख रहे हो। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड बिलो द हैंडल, हैंडल के नीचे स्ट्रॉन्ग, चौड़ा और बेंट, मुड़ा हुआ प्लेट जो है आयरन का फिक्स किया जाता है ना। हैंडल के नीचे एक्ट्स लाइक अ ब्लेड, जो ब्लेड की तरह एक्ट करता है। द अदर एंड्स ऑफ हो हैज अ बीम व्हिच इज पुट ऑन द नेक ऑफ ब्लॉक्स, और अदर एंड जो है बीम का वो गर्दन पे डाला जाता है, ये जो बीम है वो उन बैल के गर्दन पे डाला जाता है ना। जैसे हो इज आल्सो पुल्ड बाय एनिमल्स, हो भी एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है, सच एज अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स, और दो तीन जानवर भी मिलकर खींचते हैं। द हो इज ए काइंड ऑफ मॉडिफाइड प्लग, प्लग का मॉडिफाइड रूप क्या है? हो, ठीक है। कल्टीवेटर क्या है? कल्टीवेटर एक ट्रैक्टर होता है ड्राइवन बाय एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स तो चलाता है, विच इज यूज फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, जो मिट्टी को लूज और टर्न करता है फील्ड में क्विकली। ए कल्टीवेटर हैज मेनी प्लस एयर, कल्टीवेटर के अंदर बहुत सारा प्लस एयर होता है, राइट, विच कैन बी डिग इनटू कंसिडरेबल एरिया, जो बहुत अच्छे एरिया तक धंसता है मिट्टी के अंदर सेम एक ही समय में, और लूजन इट, उसको लूज करता है, एंड टर्न्स इट, उसको टर्न करता है, राइट। ड्यू टू दिस मैनी फील्ड कैन बी फ्लड्स, और इसके वजह से बहुत सारा खेत जो है फ्लड होता है इन शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में, बाय यूजिंग ए कल्टीवेटर, कल्टीवेटर की सहायता से, राइट। इन दिस वे, इस तरीका से द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, कल्टीवेटर का यूज करने से मजदूरी, मेहनत और समय भी बचाता है। नाउअडेज आजकल प्लगिंग ऑफ लार्ज फील्ड्स इज डन बाय यूजिंग ट्रैक्टर ड्राइवन बाय कल्टीवेटर्स, आजकल जो हल चलाया जाता है वो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स के द्वारा, मतलब ट्रैक्टर्स के द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर ही कल्टीवेटर को खींचता है। पहला पार्ट समझ में आया?
पहला पार्ट क्या था हम लोग का, मिट्टी का जो है प्रिपरेशन, मिट्टी का प्रिपरेशन था। दूसरा सोइंग, अब मिट्टी प्रिपेयर हो गया, बीज बोएंगे। क्या करेंगे, वंस द सॉइल इज फिल्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय प्लगिंग, एक बार जो मिट्टी प्लगिंग, लेबलिंग और मैन्यूर करने के बाद तैयार हो गया, सीड्स ऑफ द क्रॉप कैन बी सोन इनटू इट, अब जो है बीज को बोया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स, ये बीज को छिड़काव करना, पुटिंग सीड यानी इस बीज को रखना ग्राउंड के अंदर, मिट्टी के अंदर, है ना, फॉर ग्रोइंग द क्रॉप, फसल को उगाने के लिए, इसको सोइंग कहते हैं। सोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल को पैदा करने में सबसे इंपोर्टेंट काम क्या है, बीज का शो करना। बिफोर सोइंग, बीज को बोने से पहले गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, अच्छे उत्तम किस्म के बीज का सिलेक्शन बड़ा जरूरी है, खराब बीज का नहीं। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स, गुड क्वालिटी सीड्स क्या होता है, वो सीड्स जो क्लीन एंड हेल्दी सीड्स होगा। कैसे पता चलेगा कि कोई बीज अच्छा है, क्लीन हेल्दी है, एक गिलास पानी लेंगे, सारा बीज को उस पानी के अंदर डाल देंगे, जो सारा डूब गया वो बीज अच्छा है, जो डूबा नहीं वो खराब बीज, जो तैरा, ठीक है, समझ में आया। फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज, और वो जो सब डूब गया बीज, वो सब इन्फेक्शन और डिजीज से बचा हुआ है, और वही सही बीज है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स व्हिच गिव्स हाई यील्ड ऑफ गुड ग्रेन्स, किसान क्या करते हैं, अच्छे बीज का मतलब चयन करते हैं ताकि अच्छा फसल हो, ठीक है बच्चा। आइए, मेथड्स ऑफ सोइंग बीज सीड्स, बीज को कैसे बोया जाता है, सीड्स आर सोन इन द सॉइल आइदर बाय हैंड, हाथ से या ड्रिल मशीन से भी उसको बोया जाता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स इन द सॉइल, मिट्टी में बीज बोने का दो तरीका है, सोइंग बाय हैंड हाथ से, सोइंग विद ड्रिल ड्रिल से। सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड मैनुअली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, बीज को हाथ से बोना ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। इन द सोइंग विद हैंड और मैनुअली, इंसान जो खुद से करता है हाथ से, द सीड्स आर टेकन इन हैंड, हाथ में लिया जाता है ग्रेजुअली, और धीरे धीरे उसको फैला दिया जाता है पूरे खेत में, है ना, इंटायर प्लग्ड फील्ड में, जिसको खेती करना है जिस फील्ड में उसमें। दिस मेथड इज हाउएवर नॉट वेरी गुड, ये मेथड अच्छा नहीं है, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ प्रॉपर डेप्थ एट विच सीड्स आर सोन बाय हैंड, हाथ से बोझने में नहीं, प्रॉपर डेप्थ भी नहीं हो पाता है, गहराई में भी सही से नहीं जा पाता है, और सही डिस्टेंस में भी बीज नहीं बोया जाता है, ठीक है। Moreover, the seed scattered on the surface of the soil for sowing can be picked up and eaten by the bees. ज्यादातर बीज जो हाथ से छीटा जाता है वो क्या करते हैं, दूसरे जो है पक्षी आते हैं उस बीज को चुग के चले जाते हैं, राइट, इसीलिए उसको प्रॉपर गहराई में डालना जरूरी है, राइट। अब देखिए सी, अब क्या है हम लोग देख रहे हैं अगला, द इम्प्लीमेंट यूज फॉर सोइंग इज सीड ड्रिल, तो क्या किस तरह का मशीन का यूज करेंगे, सीड ड्रिल नाम है, तो वो मशीन का यूज करेंगे इस बीज को बोने के लिए। सीड ड्रिल इज ए लॉन्ग आयरन ट्यूब हैविंग ए फनल एट द टॉप, सीड ड्रिल जो होता है लंबा आयरन का ट्यूब होता है, जिसमें क्या होता है, फनल फिर टिप लगा होता है ऊपर में। द सीड ड्रिल इज टाइड टू बैक ऑफ द प्लग एंड सीड्स आर पुट इनटू द फनल ऑफ द सीड ड्रिल, प्लग के बैक साइड में डाल दिया जाता है, उसके अंदर बीज डाल दो, एंड द प्लग्स मेक्स फ्यूरोज इन द सॉइल, और प्लग्स क्या करता है, उसका छिड़काव करता है मिट्टी में। The seeds from the seed drill are gradually released, कहता है, and sown into the soil, furrows made by the plug, प्लग फ्यूरो करता है बीज को, है ना, दस by using a seed drill, सीड ड्रिल की सहायता से हम लोग बीज को बोते हैं। द सीड्स आर सोन एट द करेक्ट टिप एंड करेक्ट इंटरवल्स और स्पेसिंग, ये जो सीड जो है बोया जाता है सही दूरी पर और सही इंटरवल पर, सही इंटरवल पर, इंटरवल दूरी स्पेस दो बीज के बीच में रहता है करेक्ट, और गहराई भी सही रहता है। द सीड सोन विद द सीड ड्रिल आर रेगुलर रोज, भाई जो सीड ड्रिल जो है वो बीज को बोएगा तो रेगुलर रो रहता है, हर रो में सही से जाएगा। मोरेवर व्हेन द सीड्स आर सोन इन फ्यूरोज बाय सीड ड्रिल, जब सीड ड्रिल से फ्यूरोज में जाता है, बोया जाता है, द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल, उसी समय क्या होता है, बीज अंदर जाएगा और मिट्टी उसको ढक देगा। ड्यू टू दिस दीज सीड्स कैन नॉट बी पिक्ड अप, इसीलिए ये सीड्स को चिड़िया चुगता नहीं है। इट इज ऑब्वियस दैट सोइंग विद सीड ड्रिल इज मच बेटर देन सोइंग विद हैंड, हाथ से ज्यादा अच्छा है सीड ड्रिल से ही बोना चाहिए। बुलक ड्राइवन सीड ड्रिल है जस्ट वन लॉन्ग आयरन ट्यूब विथ ए फनल, ये जो बुलक जो खींचता है सीड ड्रिल को है जस्ट वन लॉन्ग आयरन ट्यूब, उसके पास जस्ट एक लॉन्ग आयरन ट्यूब होता है फनल के साथ। ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल हैज 5 to 6 आयरन ट्यूब्स, और जानवर खींचता है उसमें एक ही रहता है सीड ड्रिल, लेकिन ट्रैक्टर खींचता है 5 से 6 रहता है। कॉमन फनल टॉप में रहता है। व्हेन द सीड्स आर पुट इनटू द फनल ऑफ सच अ सीड ड्रिल, जब सीड ड्रिल में डाला जाता है, द सीड्स आर रिलीज थ्रू ऑल द ट्यूब, तो सारे ट्यूब से सीड जो है जाता है, एंड मिट्टी के अंदर 5 और 6 फ्यूरोज जो लगे रहते हैं उसके अंदर साइमल्टेनियसली ये साथ में एक साथ, और सब बीज को बोता है। मतलब जानवर एक ही जानवर के वाले बुलक कार्ट्स में एक ही, बुलक कार्ट्स कहते हैं, बुलक प्लॉय में एक ही सीड ड्रिल होता है, लेकिन ट्रैक्टर वगैरह में ज्यादा होता है, ठीक है। बाय यूजिंग सच ट्रैक्टर ड्राइवर सीड ड्रिल सोइंग ऑफ सीड्स कैन बी कंप्लीट क्विकली, तो अगर ट्रैक्टर से सीड को बोएंगे बीज को तो वो जल्दी से हो जाएगा, राइट। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स लाइक व्हीट, ग्राम,
maize, millet, etc. are grown cultivated by sowing the seed directly into the soil. लेकिन ज्यादातर फसल जैसे कि चना, मक्का, मिलेट, ज्वार, बाजरा, ये सब को बीज को क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, तब वो उगता है। प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स, बीज को बोने से पहले क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। क्या क्या सावधानी है? द सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। कहता है सही गहराई में आपको डालना पड़ेगा, ऊपर डालिएगा दाना चुके चिड़िया चल जाएगा, या उसको सही ग्रोथ नहीं मिलेगा, नमी नहीं मिलेगा। इफ द सीड्स आर जस्ट स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, मिट्टी के ऊपर अगर छीट दीजिएगा, देन द सीड्स विल बी ईटन बाय द बर्ड्स, बर्ड खा जाएगा। एंड इफ द सीड्स आर सोन टू डीप, जब वो ज्यादा गहराई में डाल दीजिएगा, अत्यधिक ज्यादा गहरा चला जाएगा तो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, उसको सांस ही नहीं मिल पाएगा, हवा ही नहीं मिल पाएगा, तो ऊपर आ ही नहीं पाएगा, एयर नहीं मिल पाएगा, सफिशिएंट ग्रेप डेथ मिल। अगर ज्यादा गहरा जाएगा तो उसको हवा नहीं मिल पाएगा। सो द सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ, सही गहराई में डालना पड़ेगा, इन द सॉइल विच इज सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, जो गहराई जर्मिनेशन के लिए सुटेबल। दिस राइट डेप्थ इज लर्न बाय एक्सपीरियंस, ये कैसे, अब कैसे पता चलेगा कितना गहराई? अनुभव से। कैसे? अनुभव से। द सीड शुड बी सोन एट राइट इंटरवल और स्पेसिंग, बीज को सही इंटरवल पे भी लगाना है। द सीड शुड बी नाइदर बी प्लेस टू क्लोज, न ज्यादा क्लोज न ज्यादा दूर। दिस इज बिकॉज इफ द सीड्स आर सोन टू क्लोज, अगर बीज को ज्यादा नजदीक लगा दे, देन प्लांट्स फाउंड फ्रॉम देम विल बी आल्सो टू क्लोज, तो जो जो पौधा उत्पन्न होगा वो और नजदीक होगा। एंड विल नॉट गेट इनफ सनलाइट, और उसको ज्यादा रोशनी नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिल पाएगा, दूसरा न्यूट्रिएंट्स एक ही जगह पे नहीं मिल पाएगा। दस एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट, तो सही दूरी जरूरी है, राइट, टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग द प्लांट, प्लांट का ओवर क्राउड एक ही जगह पे ना हो पाए, इसीलिए स्पेस जरूरी है। दिस अलाउज द प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, इससे क्या हो गया, प्लांट को सनलाइट सफिशिएंट मिलेगा, न्यूट्रिएंट सफिशिएंट मिलेगा और वाटर मिलेगा सफिशिएंट सॉइल से, राइट। ऑन द अदर हैंड इफ द सीड्स आर सोन टू फार अपार्ट, देन इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ फील्ड स्पेस, अगर एक ही जगह पर ज्यादातर हम डाल दे बीज, है ना, या बहुत ज्यादा डाल दे बीज, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा वेस्टेज हो जाएगा फील्ड स्पेस का, ठीक है ना, ज्यादा दूर भी नहीं डालना है, तो स्पेस कम हो जाएगा ना, ज्यादा स्पेस हो जाएगा तो बीजे कम डाल पाए, एक कट्ठा में एक बीज लगेगा, ऐसा थोड़ी है। द सीड शुड नॉट बी सोन इन द ड्राई सॉइल, सूखा मिट्टी में कहीं बीज को डालना नहीं चाहिए। मॉइस्चर इन द सॉइल इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन, किसी भी पौधा को उगने के लिए, बीज को उगने के लिए मॉइस्चर, नमी चाहिए। सो सीड्स आर सोन इन ड्राई सॉइल, दे मे नॉट जर्मिनेट एट ऑल, अगर सूखा मिट्टी में डाल देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, पौधा उत्पन्न नहीं होगा। The seeds should not be sown in a highly wet soil, अब अत्यधिक पानी में भी नहीं डालना है। If the seeds are sown in a highly wet soil, अत्यधिक गीला मिट्टी में डाल देंगे, then on drying, सूखने पर the soil surface become hard, देखते हो गीला जो पानी वाला मिट्टी रहता है, जब मिट्टी सूखता है, पानी सूखता है, मिट्टी ऊपर से बहुत हार्ड हो जाता है, तो फिर वो बीज ऊपर ही आएगा ही, राइट। Hardened because this hard surface was germinating plumble plumule, plumule will not able to come, plumule में क्या होता है, वो पौधा का अंकुरन जो होता है, पौधा अंकुर के जो निकलता है, वो प्लूमल छोटा छोटा नाजुक पौधा जो होता है, छोटा छोटा बीज जो निकलता है, वो कभी भी उसको धरती को फाड़ के बाहर नहीं आ पाएगा ग्राउंड से। मोर ओवर द सीड्स आर नॉट एबल टू रिस्पायर प्रॉपर्ली ड्यू टू लैक ऑफ एयर, और वहाँ पे सांस भी नहीं ले पाएगा अंडर दिस कंडीशन हार्ड सरफेस सॉइल, क्योंकि मिट्टी का सरफेस हार्ड है, ठीक है, ज्यादा पानी वाला भी नहीं, सूखा में भी नहीं, राइट। एडवांटेज ऑफ सोइंग विद सीड ड्रिल, अब सीड ड्रिल से क्या फायदा है बोने का? द सोइंग ऑफ सीड्स विद अ सीड ड्रिल हैज फॉलोइंग एडवांटेज, बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल फॉर सोइंग, बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल करने से सीड्स आर सोन एट करेक्ट डेप्थ, सही गहराई पर और करेक्ट इंटरवल पे भी बीज जाता है। सीड सोन विद अ सीड ड्रिल आर इन रेगुलर रो, रेगुलर रो में वो जाता है। when the seeds are sown in furrows, जब सीड्स furrows से बोया जाता है सीड ड्रिल के द्वारा, सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल, तो मिट्टी क्या करता है, उस सीड्स को कवर कर देता है, तो इसको कोई चिड़िया चुगता नहीं है, डैमेज उसे बीज का नहीं हो पाता है ना। सोइंग बाय यूजिंग ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, अगर समय बचाना है तो ट्रैक्टर का यूज कीजिए, राइट। ट्रांसप्लांटिंग क्या है और ट्रांसप्लांटेशन क्या है? The most of the crops are grown by sowing the seeds directly into the soil, but in some crops like paddy, rice, and many vegetables, the seeds are not directly sown in the soil in the large fields. In this case, crops like paddy, rice, and vegetables like tomato and chilies, the seeds are first sown in a small plot of land or nursery are allowed to grow it into tiny plants called seedlings by providing them with a good dose of nutrients. कहते हैं अधिकांश फसल को उगाने के लिए बीज को डाल दीजिए मिट्टी के अंदर, फसल उग गया, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें डायरेक्टली आप उसको बीज को बो दीजिए तो पौधे नहीं अच्छे से होंगे, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए धान का, बहुत सारे सब्जियों का जो खेती है, उसमें पहले क्या करते हैं, बीज को छिड़काव करके छोटा छोटा सीडलिंग तैयार किया जाता है, छोटा छोटा पौधा, फिर छोटा सा पौधा उखाड़ के और मेन खेत में लगाया जाता है, जैसे मिर्ची का पौधा हो गया, फूल का पौधा हो गया, राइट, उसको उखाड़ दिया जाता है एक जगह से, फिर लगाया जाता है, छोटा पौधा तैयार कर लिया जाता है, जिसको नर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्सरी। नर्सरी मतलब होता है छोटे पौधों का घर, जिस तरह से हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो पहले नर्सरी क्लास होता है, छोटे बच्चों का स्कूल, इसी प्रकार पौधा का छोटा छोटा पौधा तैयार करना नर्सरी कहलाता है, राइट।
हम लोग सुनते भी हैं कि नर्सरी से पौधा ला के लगाया गया, राइट, यही बात है, ठीक है। विद ए गुड डोज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो सही न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए उसको ऐसे कहा जाता है। आफ्टर द सीड्स हैव ग्रोन इनटू टाइनी प्लांट, जब छोटा छोटा पौधा हो जाएगा तो फिर उसको सीडलिंग कहेंगे। सीड बेड, इसको सीड बेड या नर्सरी कहते हैं। ओनली द हेल्दी एंड वेल डेवलप्ड सीडलिंग, अब उस सीडलिंग में जो वेल डेवलप्ड सीडलिंग है और हेल्दी सीडलिंग है, देन पिक्ड आउट फ्रॉम द नर्सरी, नर्सरी से ले दिया जाता है, नर्सरी बेड से, और ट्रांसफर्ड और ट्रांसप्लांटेड टू द न्यूरल फील्ड, और जो मेन खेत है उसमें लगा दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग। ये जो सीडलिंग है, छोटे छोटे पौधे हैं, उसको नर्सरी से लेके मेन प्लांट में, मेन खेत में लगाने को जो प्रक्रिया है हाथ से, इसको ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन के दौरान प्रॉपर डिस्टेंस इज कीप्ट बिटवीन द वेरियस सीडलिंग, दो छोटे छोटे पौधा के बीच में सही डिस्टेंस रखना पड़ता है, एंड ऑल्सो बिटवीन द वेरियस रोज ऑफ सीडलिंग, और सही रॉ में भी लगाना पड़ता है, टू इनेबल ईच ऑफ द एवरी प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, ताकि हर प्लांट को सनलाइट, वाटर और अदर न्यूट्रिएंट जो है नॉर्मल और हेल्दी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट मिल सके। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन गिव्स अस मेनी एडवांटेज, ट्रांसप्लांटेशन से बहुत फायदा है ओवर द डायरेक्ट सोइंग, डायरेक्ट बीज बो के पैदा फसल लगाने से अच्छा है ट्रांसप्लांटेशन करके करें, क्यों, which ultimately leads to an increase in the yield, ताकि उससे फसल ज्यादा पैदा होता है। The various advantage of transplantation process, क्या क्या फायदा है देखिए। प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन enables us to select only the better and healthy seedling for the cultivation of crops। अब देखो ट्रांसप्लांटेशन का क्या फायदा है, जो अच्छा सीडलिंग होगा, अच्छा पौधा होगा छोटा छोटा, उसी को हम लोग खेत में लगाएंगे, खराब वाला को नहीं। द बैड सीडलिंग कैन रिजेक्टेड, खराब को हटा देंगे। दिस सिलेक्शन इज हाउएवर नॉट पॉसिबल व्हेन द सीड्स आर डायरेक्टली सोन इन द फील्ड, ये लेकिन तब संभव नहीं है जब डायरेक्टली लगा दे, ठीक है, उसमें पता नहीं चले कौन अच्छा कौन खराब। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अलाउ बेटर पेनिट्रेशन, ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, सही गहराई पर हम पौधा को लगाते हैं, डीप पेनिट्रेशन होता है रूट्स ऑफ सॉइल का। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन प्रमोट्स बेटर डेवलपमेंट इन द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, प्लांट का शूट सिस्टम क्या होता है, यानी पौधा में दो सिस्टम होता है, एक रूट होता है, एक शूट होता है। जो जड़ है वो जड़ है, जड़ के ऊपर का भाग शूट कहलाता है, तो शूट का सही ग्रोथ होता है। The process of transplantation also allows seedling to be planted at right spacing so that the plant may uniform dose of sunlight, water, nutrients. प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन से फायदा क्या है, सीडलिंग को सही दूरी पर लगाया जाए ताकि उसको सनलाइट या सही डोज मिल सके न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज यूज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ पैडी क्रॉप्स, ये ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस आपको देखना है तो धान का फसल लगाने की प्रक्रिया को देखिए। एंड इन कल्टीवेशन ऑफ मेनी वेजिटेबल, ये बहुत सारे टोमेटो या चिलीज वगैरह लगाते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्या देखेंगे, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ध्यान से देखिए बच्चा। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या है, हर स्टेप में हम लोग चल रहे हैं। द क्रॉप प्लांट नीड ए नंबर ऑफ मिनरल्स एलिमेंट फॉर देयर ग्रोथ व्हिच दे गेट फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स, कहता है फसल को ज्यादा से ज्यादा मिनरल चाहिए उसके ग्रोथ के लिए, जो कहाँ से मिलता है, मिट्टी से, और मिट्टी कैसे लेता है, मिट्टी से, रूट्स के द्वारा। रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिमूव्स ए लॉट ऑफ प्रीशियस मिनरल्स एलिमेंट, एक ही फसल को बार बार लगाने से क्या होता है, उस धरती का मिनरल्स खत्म हो जाता है, राइट, ऑर्गेनिक मैटर और अदर मटेरियल्स मिट्टी का। ड्यू टू दिस सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाता कुछ दिन के बाद, एंड द क्रॉप यील्ड डिक्रीजेस, और फसल का पैदावार कम होता है। सो अनलेस द डिप्लीटेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर पुट बैक इनटू द सॉइल फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये जो प्लांट में न्यूट्रिएंट्स कम गया है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, वापस से हमको डालना पड़ता है समय समय पर, तो ग्रोथ हो सके अच्छे से, है ना, और कोई दिक्कत। द डिफिशियंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड बाय यूजिंग एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर सॉइल, ये जो कमी हो गया है मैन्योर्स का, ये जो कमी हो गया है मैन्योर्स का, ये जो क्या होता है, डिफिशियंसी हो जाता है प्लांट न्यूट्रिएंट का, ऑर्गेनिक मैटर का मिट्टी के अंदर, है ना, उस एडिंग मैन्योर ऐड करके और फर्टिलाइजर ऐड करके मिट्टी में वापस ला सकते हैं फर्टिलिटी को, ठीक है। अब देखिए मैन्योर्स क्या है, मैन्योर्स, मैन मतलब क्या होता है, इंसान, मैन्योर्स। अब देखिए मैन्योर एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, प्राकृतिक फर्टिलाइजर है। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज व्हिच सप्लाई एसेंशियल एलिमेंट एंड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक्स इट मोर फर्टाइल। मैन्योर का मतलब होता है नेचुरल सब्सटेंस, कैसे प्राप्त होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, यानी जब गाय हम लोग गोबर देती है तो उसके डिकम्पोजिशन, उसके सड़ने से जो खाद प्राप्त होता है उसको मैन्योर्स कहते हैं। ह्यूमन वेस्ट, इंसान जो टट्टी वट्टी करते हैं वो सब जो होता है वो खाद है। एंड प्लांट रेसिड्यूज, और पौधे जो सड़ जाते हैं वो उसमें भी क्या है, खाद है। कुछ सप्लाई इसेंशियल एलिमेंट, जो हम लोग को इसेंशियल एलिमेंट देता है, एंड ह्यूमस नमी देता है मिट्टी में, ताकि उसको ज्यादा फर्टाइल बनाया जा सके, राइट। देखिए ध्यान से, मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल्स वेस्ट, मैन्योर्स कैसे तैयार होता है, एनिमल के वेस्ट से, ह्यूमन वेस्ट से और प्लांट रेसिड्यूज से, बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़ा मकोड़ा उसको क्या करता है, सराहता कहलाता है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मैन्योर, मैन्योर प्रिपेयर करना है, फार्मर्स डंप क्या करता है, फेंकता है एनिमल के वेस्ट को, एनिमल के डंग को एंड प्लांट के वेस्ट को
पत्ता वत्ता को इन्हें फिर से गड्ढे में, ओपन प्लेस, खुला क्षेत्र में, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, और कुछ दिन के लिए छोड़ देता है सड़ने करने के लिए स्लोली। द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु जो होते हैं उसको सराते गलाते हैं। द डिकम्पोजिशन एनिमल्स एंड प्लांट्स मैटर यूज ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोज्ड एनिमल, ये जो सड़ा गला इन जानवर होता है, प्लांट होता है, ये यूज इज यूज एज ऑर्गेनिक, इसको ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। मैन्योर्स कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर्स के अंदर बहुत सारा मिक्सचर होता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का, एंड लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, रिसाइकल्ड फ्रॉम बायोमास वेस्ट, जो कि बायोमास वेस्ट के रिसाइकल्स होता है, यानी एनिमल और प्लांट के वेस्ट से बनता है। Now, manures are not very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. ये जो मैन्योर्स होता है वो ज़्यादा रिच नहीं होता, उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम नहीं होता है, बट दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल जैसे कि ह्यूमस, नमी वगैरह वो ज़्यादा देता है खेत को। मैन्योर्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस, मैन्योर्स जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है ज़्यादा, नमी, मिट्टी को, एंड दिस ह्यूमस इंप्रूव्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये जो ह्यूमस है ये बेहतर करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसका, मिट्टी का। मैन्योर इंप्रूव्स द सॉइल टेक्सचर फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर, ये जो मैन्योर्स है वो इंप्रूव करता है मिट्टी के टेक्सचर को बेटर रिटेंशन के लिए वाटर, यानी ये जो मैन्योर्स है, मैन्योर्स का काम क्या है, मिट्टी में ऐसा स्ट्रेंथ देना कि मिट्टी अपने अंदर पानी को ज्यादा स्टोर करके रखे, एंड एरिनेशन और हवा को। दिस इज बिकॉज बीइंग पोरस, पोरस होने की वजह से ह्यूमस कैन होल्ड मोर वाटर, ह्यूमस क्या करता है, ज्यादा पानी को रखता है। आप देखे होंगे स्पंज जो है, स्पंज में पानी डालते जाओ सूखते जाएगा, तो ये मैन्योर्स वही काम करता है, मिट्टी को स्पंजी बना देता है ताकि उसके अंदर ज्यादा पानी और हवा रहता है। राइट, तो यस और नो? In fact, manures makes up general deficiency of being nutrients in the soil. In fact, manures makes up the general deficiency, जो जनरल कमी है न्यूट्रिएंट्स का मिट्टी के अंदर उसको दे देता है, राइट। आइए फिर कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है ए मैन्योर इज हाउएवर वेरी बल्की एंड वॉल्यूमिनस ड्यू टू व्हिच इट इज इनकन्वीनियंट टू स्टोर। मैन्योर जो होता है बहुत बल्की होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एंड वॉल्यूमिनस होता है, महक भी उसका ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इनकन्वीनियंस है, असुविधाजनक है स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट। जैसे गोबर देखते हो टीला बन जाता है गोबर का धीरे धीरे, राइट, गोबर का टीला बन जाता है। मोर ओवर मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट्स स्पेसिस, लेकिन इसमें इससे न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा नहीं मिलता है, एंड हेंस इट इज नॉट मच हेल्पफुल व्हेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड। अब किसी खास प्रकार का न्यूट्रिएंट अगर पौधा को चाहिए तो वो ये पूरा नहीं कर सकता, मिट्टी को, पर्टिकुलर क्रॉप किसी खास फसल के लिए। केमिकल फर्टिलाइजर अदर हैंड इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, लेकिन केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल भूमि को बंजर बना देता है, राइट। केमिकल फर्टिलाइजर देखिए, मैन्योर्स आर नॉट एबल टू सप्लाई रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये जो मैन्योर्स होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में जो रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम न्यूट्रिएंट का, वो नहीं दे पाता है। सो दे आर एबल टू सप्लीमेंटेड विद केमिकल फर्टिलाइजर, तो उसको पूरा करने के लिए क्या हम डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर इज ए साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सॉल्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग जिसमें के अंदर नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, वो मिट्टी को ज्यादा फर्टाइल बनाता है। केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, उसको एनपीके कहते हैं। क्या कहते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, राइट। केमिकल फर्टिलाइजर रिच होता है पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट में, यानी जो न्यूट्रिएंट चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन दे देगा, फास्फोरस चाहिए तो फास्फोरस दे देगा, पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम दे देगा, है ना। कुछ एग्जांपल जैसे यूरिया का नाम सुना होगा, अमोनियम सल्फेट का नाम सुना होगा, सुपर फॉस्फेट का नाम सुना होगा, पोटास का सुना होगा, ये सब चीज होता है केमिकल फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन एन पी, फास्फोरस और पोटेशियम एन पी के, राइट। केमिकल फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, यानी इसे न्यूट्रिएंट मिल जाता है। दिस मीन्स दैट chemical fertilizer can provide only nitrogen, only phosphorus or only potassium to the soil, मिट्टी को ये सिर्फ नाइट्रोजन, केमिकल और फास्फोरस दे सकता है जो जरूरत है। द केमिकल फर्टिलाइजर हैव प्लांट न्यूट्रिएंट इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म, इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो दे प्रोवाइड क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी। ये क्या करता है, तुरंत मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस या जो फर्टिलिटी के लिए चाहिए हमारा केमिकल, वो मिल जाता है इसको, राइट। केमिकल फर्टिलाइजर हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और पानी में जल्दी घुल भी जाता है, तो दे आर इजीली अब्जॉर्ब बाय द प्लांट, इसलिए प्लांट उसको जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। केमिकल फर्टिलाइजर आर मेड इन फैक्ट्रीज, केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनाया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर इजी टू ट्रांसपोर्ट, और आसानी से बोरा में पैक करके एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, स्टोर भी कर सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं, उठा पटक कर सकते हैं, बिकॉज दे कम इन बैग्स, क्योंकि बैग में आता है। केमिकल फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये नमी को तुरंत क्विकली एब्जॉर्ब कर लेता है, क्विकली, तो दे आर पैक्ड इन एयर टाइट बैग्स, इसलिए एयर टाइट बैग्स में इसको पैक किया जाता है।
देखने से क्या पता चला, सुनने से क्या पता चला कि केमिकल फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स तुरंत दे देता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो चाहिए फटाक से दे देगा, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा, मिट्टी में जल्दी घुल जाएगा, प्लांट जल्दी उसको ले लेगा, राइट? तुरंत जो है एडजस्ट हो जाएगा मिट्टी के साथ। कितना सुंदर लगा सुनने में, कितना अच्छा बात कि मैन्योर से ज़्यादा अच्छा कौन है? केमिकल फर्टिलाइजर। अब देखिए ध्यान से, केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड बिफोर सोइंग, बीज बोने से पहले अप्लाई किया जाता है, ड्यूरिंग द इरिगेशन, और पानी पटाने के दौरान भी इसको अप्लाई दे सकते हैं, और स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप, और खड़े फसल में भी इसको छींट सकते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ये किसान को इतना ज़्यादा फायदा पहुंचाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सके, जैसे गेहूं, मक्का, धान, मकई, ये सब। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज हार्मफुल, लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कीजिएगा तो उसका क्या नुकसान है, आप देखिए ध्यान से। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल, मिट्टी का केमिकल नेचर ही वो बदल देगा। आप मिट्टी में कितना ही मैन्योर डालिएगा, मिट्टी अपने आप मैन्योर से एडजस्ट नहीं करेगा, आपको केमिकल फर्टिलाइजर ही डालना पड़ेगा। एक बार जहर खाने का आदत हो गया तो जहर ही खाइए, बढ़िया चीज से आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए कहा जाता है दवा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, दवा खाने का आदत हो जाता है। एंड मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल, और मिट्टी को क्या करता है? कम फर्टाइल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करना कैन मेक द सॉइल हाईली एसिडिक, मिट्टी को ज्यादा एसिडिक बना देगा, एल्कलाइन बना देगा। क्या बना देगा? एल्कलाइन। द हाईली एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल, और जितना ज्यादा एल्कलाइन होगा, ठीक है ना, एल्कलाइन होगा, वो उतना कम फर्टाइल होगा, उतना कम फर्टाइल होगा, ठीक है ना। तो दिक्कत आई। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉजेज वाटर पोल्यूशन इन पॉन्ड्स, एक्सेस अगर फर्टिलाइजर का यूज करें तो पानी का भी दूषित होता है, पोखर का, झील का, नदी का, राइट। इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सोइल, मिट्टी के फर्टिलिटी को बरकरार रखना है, उर्वरता उर्वरक शक्ति को, वी शुड सब्स्टिट्यूट सम ऑफ द फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, तो हम लोग को ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करना चाहिए फर्टिलाइजर की जगह, और लीव द फील्ड फॉलो अनकल्टिवेटेड, या एक सीजन के लिए फसल को उगाना ही नहीं चाहिए खेत में, खेत को परती छोड़ देना चाहिए, अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए, दो फसल के बीच में गैप रखना चाहिए। व्हेन अ फील्ड इज केप्ट अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, अगर मिट्टी को कुछ दिन के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दोगे तो वो फर्टिलिटी को वापस से रिस्टोर कर लेगा नेचुरल, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बच्चा? अब देखिए डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, क्या क्या अंतर है। मैन्योर, मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन से मिलता है, एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू। फर्टिलाइजर सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है। मैन्योर ज्यादा रिच नहीं होता है इसेंशियल प्लांट के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के मामले में। फर्टिलाइजर रिच होता है, एनपी के तुरंत दे देता है। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये नमी देता है ज्यादा मिट्टी को। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन, लेकिन ये नमी नहीं देता है। मैन्योर एब्जॉर्ब होता है स्लोली प्लांट के द्वारा, क्योंकि ये पानी में जल्दी घुलता नहीं है, लेकिन वाटर ये जो है फर्टिलाइजर आसानी से घुल जाता है, तो प्लांट इसको ऑब्जर्व कर लेता है। मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है फील्ड में, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। देखिएगा ध्यान से, आगे देखिए। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर का क्या फायदा है? मैन्योर इज ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, कार्बनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर से बेटर है, क्योंकि मैन्योर इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर पानी को रखने की क्षमता को ज्यादा मैन्योर बनाता है फर्टिलाइजर। मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजीली, मिट्टी को भंगुर बनाता है, पोरस बनाता है, मतलब छिद्र ज्यादा रहता है उसमें, ताकि उसके अंदर हवा ज्यादा ट्रैप हो सके। मैन्योर इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर ज्यादा कीड़ा मकोड़ा को वो मतलब पकड़ के रखता है, जिससे वो फ्रेंड होता है किसका? फार्मर का। मैन्योर इंप्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, मिट्टी के टेक्सचर को भी बरकरार रखता है, राइट, यानी मिट्टी खराब जल्दी नहीं होगा। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन इज थ्रू द क्रॉप रोटेशन, एक और तरीका है जिससे आप नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, किसमें? खेत में। बिफोर वी डिस्कस क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्रण होता है, क्या होता है? फसल चक्रण। बिफोर वी डिस्कस क्रॉप रोटेशन, इस क्रॉप रोटेशन डिस्कस करने से पहले, एज अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्रॉप रोटेशन को हम डिस्कस करें कि वो एक साधन है मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। वी शुड नो समथिंग अबाउट लिगुमिनस प्लांट, और लिगुमिनस क्रॉप्स क्या है। लिगुमिनस प्लांट क्या होता है? लिगुमिनस क्रॉप्स, द पल्सेस, दाल, पीज, मटर, बीन्स, ग्राउंडनट, ग्राम, क्लोवर, बी, बरसीम होता है। और लिग्नस प्लांट का ये लिग्नस क्रॉप्स है, लिग्नस मतलब पत्ता इसमें ज्यादा होगा। रूट नूडल्स ऑफ लिग्नस प्लांट, पत्ता जड़, जड़ सॉरी जड़ भी और पत्ता भी। रूट नूडल्स, रूट जो इसका होगा लिग्नस प्लांट का, उसके पास नाइट्रोजन को फिक्स करने का बैक्टीरिया होता है, जिसको राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? विच कैन डायरेक्टली फिक्स, वो डायरेक्टली फिक्स कर देता है नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एयर, हवा के नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करके डायरेक्ट वो क्या करता है? नाइट्रोजन कंपाउंड बना देता है, मिट्टी के साथ मिला देता है, और मिट्टी के साथ मिलने पर उसको पौधा आराम से खींच लेता है।
ल्यूमिनस प्लांट का फायदा है। इन द अदर वर्ड्स ल्यूमिनस क्रॉप्स हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसके पास इतना क्षमता है ल्यूमिनस क्रॉप्स के पास कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन को फसल के फॉर्म में नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। these नाइट्रोजन कंपाउंड गो इनटू सॉइल, ये नाइट्रोजन कंपाउंड मिट्टी में जाता है और इंप्रूव कर देता है फर्टिलिटी को। सम ऑफ these नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर यूज्ड बाय ल्यूमिनस क्रॉप्स फॉर इट्स ऑन ग्रोथ एंड रेस्ट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर लेफ्ट इन सॉइल। अब कहता है इसमें से कुछ क्या होता है, ल्यूमिनस क्रॉप अपने ग्रोथ के लिए यूज करता है और कुछ मिट्टी में छोड़ देता है। मिट्टी में जो छोड़ दिया वो मिट्टी का शक्ति हो गया। 10 प्लांटिंग ल्यूमिनस क्रॉप लाइक पल्सेस, तो दाल, मटर, बीन्स, ग्राउंडनट, ग्राम, क्लोवर, इसे को फील्ड में उगाने से नाइट्रोजन रिच सॉइल हो जाए। ठीक है। प्लांटिंग ऑफ ल्यूमिनस क्रॉप इन ए फील्ड हैज द सेम इफेक्ट एज एडिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन द फील्ड। जैसे प्लांट करते हैं ल्यूमिनस क्रॉप को फील्ड में, वो सेम इफेक्ट देता है जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं फील्ड में। या तो खाद दे दो या दाल का कोई फसल लगा दो। दाल का फसल लगाओ तो दाल का फसल अपने आप नाइट्रोजन दे देगा, फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा गेहूं उगा रहे थे गेहूं नहीं उगाएंगे, एक बार दाल लगा दें। इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं? सिंस ल्यूमिनस क्रॉप्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन देमसेल्फ बाय यूजिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्योंकि ल्यूमिनस क्रॉप्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके रूट नूडल्स में डाल देता है कौन? बैक्टीरिया, राइजोबियम। देयरफॉर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग ल्यूमिनस क्रॉप। नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, ये नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर जरूरत है ही नहीं ल्यूमिनस क्रॉप्स के लिए, यानी दाल के लिए खाद देने की जरूरत। ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेकिन सीरियल्स क्रॉप जैसे लाइक व्हीट, मेज, पैडी, मिलेट्स, इस सबको नॉन ल्यूमिनस क्रॉप्स है व्हिच डू नॉट हैव एबिलिटी, इसके पास एबिलिटी ही नहीं है नाइट्रोजन गैस को जो हवा में मौजूद है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड यू विल नाउ डिस्क्राइब क्रॉप रोटेशन। अब हम क्रॉप रोटेशन को डिस्क्राइब करेंगे, राइट। क्रॉप रोटेशन क्या है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को इंप्रूव करने के लिए क्रॉप रोटेशन किया जाता है। फसल चक्रण यानी बदल बदल के फसल लगाना। ठीक है। Practice in which different types of crops, leguminous crops or non-leguminous crops are grown alternatively in the same field or soil is called crop rotation। तो कहता है ये जो ऐसा तरीका है जिसमें अलग अलग तरह के फसल चाहे leguminous crops हो या नॉन leguminous crop हो, राइट, उसको एक के बाद एक ही खेत में लगाना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। क्रॉप रोटेशन में सीरियल्स क्रॉप्स जैसे अनाज वाला होता है व्हीट, मेज, पैडी, मिलेट, ये सब ग्रो किया जाता है अल्टरनेटिवली विथ लिग्नस क्रॉप्स के साथ जैसे पल्स, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट एंड क्लोवर के साथ। पहले व्हीट लगाए फिर मान लो पल्स लगा दिए, फिर उसका मेज लगाए फिर बीन्स लगा दिए, इस तरह से फसल चक्रण होता है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? इन द सेम फील्ड फॉर एग्जाम्पल व्हेन एक सीरियल क्रॉप लाइक मेज, मक्का जब लगाओगे पहले इट टेक्स अवे लॉट ऑफ नाइट्रोजन, वो ज्यादा नाइट्रोजन ले लेगा मिट्टी से अपने ग्रोथ के लिए एंड मेक्स द सॉइल नाइट्रोजन डिफिशिएंट, और मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी कर देगा। और एंड नेक्स्ट अगले ही समय जब ल्यूमिनस क्रॉप जैसे कि पल्स में ग्राउंडनट लगा दोगे अगर उसी खेत में सेम फील्ड में, तो ल्यूमिनस क्रॉप विथ इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने का बैक्टीरिया होता है जो भर देगा मिट्टी को, कैसे? फिर नाइट्रोजन कंपाउंड से, और फिर फर्टिलिटी को बढ़ा देगा। सही है। एंड व्हेन अनदर सीरियल क्रॉप लाइक व्हीट इज ग्रोन, फिर से आप दूसरा गेहूं उपजाओगे, उसके बाद फिर से आप मान लीजिए एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो है मिट्टी को खींच लेगा ग्रोथ करने के लिए और बम्पर क्रॉप हो जाएगा। अब अब गेहूं लगाइएगा नाइट्रोजन फिक्स हो गया तो फिर मिट्टी गेहूं लगा दीजिए तो मिट्टी में इतना नाइट्रोजन है कि वो बम्पर क्रॉप होगा, है ना। इन दिस वे रोटेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, इसीलिए चक्रण अपनाना अलग अलग फसल का, ल्यूमिनस हो चाहे नॉन ल्यूमिनस हो, सेम फील्ड रिप्लेनिश द सॉइल, मिट्टी में वापस डाल देता है नाइट्रोजन को नेचुरली एंड लीड्स टू इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन, और फसल को ज्यादा पैदा करने में सहायता करता। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हैज द फ्लोइंग एडवांटेज, फसल को बार बार बदल के लगाने का क्या फायदा है? रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इंप्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ाता है बाय रिप्लेनिशिंग द इट विद नाइट्रोजन, क्यों? नाइट्रोजन को रिप्लेस करके हैज ब्रिंग्स अबाउट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, और अनाज का ज्यादा पैदावार होता है। रोटेशन ऑफ क्रॉप सेव्स लॉट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फसल चक्रण अपनाने से ज्यादातर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आप नहीं यूज कीजिए, यानी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, उससे बच जाइए, पैसा ही बचेगा और फसल मिट्टी खराब भी नहीं होगा। दिस इज बिकॉज लिग्नस क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि जो ये लिग्नस क्रॉप्स आप लगाए वो क्या किया फसल चक्रण के दौरान वो फिक्स कर दिया वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के दौरान, और कोई भी जरूरत नहीं पड़ा हमको एक्स्ट्रा नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर डालने का मिट्टी के अंदर। ठीक है। हम लोग फोर्थ पे चलेंगे इरिगेशन पे। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? चलिए चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, और फोर्थ पार्ट क्या है आपका? इरिगेशन। क्या है? इरिगेशन। ध्यान से देखिए, ऑल द क्रॉप्स प्लांट नीड वाटर फॉर द क्रॉप, जितने भी क्रॉप प्लांट है, जितनी फसल है, उन सभी फसल को क्या चाहिए? पानी चाहिए उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है। यानी वो फसल अगर बढ़ना चाहे तो बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। द क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये फसल जो है पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये फसल पानी प्राप्त करते हैं कहाँ से?
सॉइल से, मिट्टी से। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। कहता है मिट्टी के अंदर पानी हर पूरे साल में, हर हर साल और पूरे साल में समान नहीं रहता है, यानी किसी महीना में मिट्टी के अंदर पानी ज्यादा रहता है और किसी महीना में कम। जैसे बरसात के मौसम जब होंगे तो मिट्टी के अंदर पानी ज्यादा होगा। वाटर फ्रॉम द सॉइल इज लॉस्ट कॉन्स्टेंटली बाई इवेपोरेशन। मिट्टी से जो पानी है इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा हमेशा लॉस्ट होते रहता है, राइट। परकुलेशन टू लोअर डेप्थ ऑफ द ग्राउंड, और वो पानी जो है धीरे धीरे कहाँ चल जाता है, ग्राउंड के बहुत नीचे चला जाता है, यानी उसका लोकेशन कहाँ चल जाता है, नीचे, क्योंकि ऊपर का पानी धीरे धीरे एवापोरेशन करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट इन द फील्ड्स। इसीलिए जब पानी का लेयर बहुत नीचे चल जाएगा तो खेतों में हमको पानी पटाने की आवश्यकता पड़ती है पीरियडिकली, समय समय पर। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। यही प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम लोग फसल को पानी देते हैं, इसी को इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन का हिंदी होता है सिंचाई। ठीक है बच्चा, आगे देखिए। कहता है वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिना पानी के हम लोग लंबे समय तक नहीं जी सकते। इन द सेम वे, उसी प्रकार प्लांट ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पौधे भी बिना पानी के लंबे समय तक जी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी स्टॉप वाटरिंग प्लांट ग्रोन इन आवर होम फॉर ए कॉन्स्टेबल टाइम। क्या मान लीजिए हमारे घर में कोई पौधा है और उस पौधा में सही समय तक हम अगर पानी ना दें, द प्लांट बिकम पेल, तो पौधा क्या होता है, पीला पड़ जाता है और मुरझा जाता है, राइट। विल्ट एंड अल्टीमेटली डाई, और अंततः वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, और पानी कैसे अब्सॉर्ब होता है, प्लांट कैसे अब्सॉर्ब करता है पानी को, जड़ से। किससे, जड़ से। along with वाटर, पानी के अलावा मिनरल्स और फर्टिलाइजर भी जरूरत है जो कि प्लांट एब्सॉर्ब करता है। क्या क्या जरूरत है, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स। प्लांट कंटेन्स नियरली 60% वाटर। प्लांट के अंदर कितना वाटर होता है, 60%। वाई इज इरिगेशन नेसेसरी, कहता है 90%, क्या है, 90% वाटर होगा, राइट। सॉरी, प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर। प्लांट के अंदर कितना होता है, 90% वाटर होता है। वाई इज इरिगेशन नेसेसरी, इरिगेशन नेसेसरी का मतलब क्या है, पानी पटाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इरिगेशन बिफोर प्लगिंग द फील्ड्स मेक्स द सॉइल सॉफ्ट ड्यू टू व्हिच द प्लगिंग ऑफ फील्ड्स बिकम इजियर। कहता है इरिगेशन यानी सिंचाई, यानी पानी पटाने से। कब पानी पटाना, प्लगिंग, यानी हल चलाने से पहले अगर पानी पटाएंगे तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाता है और हल चलाने में आसानी होता है। इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। भाई सिंचाई करने से बीजों का जर्मिनेशन अच्छा से होता है, यानी बीजें अच्छे से पेड़ में तब्दील होती है, जर्मिनेशन होती है, अच्छे से अंकुरित होती है। दिस इज बिकॉज सीड्स डू नॉट ग्रो इन द ड्राई सॉइल। क्यों, क्योंकि मिट्टी जो अगर सूखा होगा तो उसके अंदर बीज पनपेगा नहीं। इरिगेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ सो एज टू गेट गुड यील्ड। इरिगेशन, सिंचाई करने से नमी बना रहता है मिट्टी में, उससे क्रॉप यानी फसल हेल्दी होता है और अच्छा फसल का पैदावार होता है। इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल। कहता है सिंचाई कीजिएगा तो सिंचाई करने से क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो पानी के साथ घुल जाते हैं और पौधा उसको आसानी से ले लेता है। द इरिगेशन वाटर डिजोल्व द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। और इरिगेशन करने से पानी क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारे मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को घुला लेता है। दिस सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज देन अब्सॉर्ब बाय द रूट्स। फिर जड़ क्या करता है, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है प्लांट के डेवलपमेंट में, प्लांट को बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चा, आगे पढ़िए। वाटर सप्लाई टू द क्रॉप्स ड्यूरिंग इरिगेशन प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम हॉट एयर करंट्स एंड वेल एज फ्रॉस्ट। कहता है अगर पानी दे दीजिएगा, किसको पानी दे दीजिएगा, पौधा को, तो उससे गर्म हवा जो चलता है, गर्म हवा से पौधा बचा रहता है और फ्रॉस्ट से। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। भाई कौन कौन सा चीज ऐसा है जो इफेक्ट करता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, यानी फसल के जो रिक्वायरमेंट है इरिगेशन का, उसको कौन कौन सा चीज प्रभावित करता है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर। ये जो सिंचाई है फसल का, वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहला, नेचर ऑफ क्रॉप, किस तरह का फसल है। नेचर ऑफ सॉइल, मिट्टी किस तरह का है। सीजन, और मौसम कौन सा है। Each crop needs a specific amount of water during the various stage of its growth and ripening। कहता है हर फसल को सही मात्रा में पानी चाहिए, उसके अलग अलग स्टेज में, जब छोटा है तब, बड़ा है तब, और ना पकने तक, फसल के पकने तक अलग अलग अमाउंट में पानी चाहिए। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर व्हेरेज अदर रिक्वायर्स लेस वाटर। कुछ फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और कुछ फसल को कम। पैडी क्रॉप्स यानी धान का फसल, ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर, और ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इरिगेशन, व्हेरेज अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, ग्रेन एंड कॉटन एक्सेट्रा डू नॉट रिक्वायर सो मच वाटर। कहता है कि ये पैडी क्रॉप, ये जो धान का फसल होता है बच्चा, वो धान के फसल में क्या करते हैं हम, धान के छोटे छोटे अंकुरित किसको, प्लांट को, छोटे छोटे प्लांट, इसमें क्या कहते हैं हम, सीडलिंग्स। उस सीडलिंग को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं बड़े खेत में। वो जो खेत में करते हैं ट्रांसप्लांट, उस खेत में पहले से पानी भर दिया जाता है, तो भरे हुए पानी के खेत में ही धान का पौधा लगता
है। लेकिन दूसरा देख लीजिए गेहूं, चना या दूसरा कॉटन, इसमें पानी की उतना आवश्यकता नहीं पड़ती। फॉर सीरियल्स क्रॉप्स लाइक व्हीट, जो सीरियल्स क्रॉप है, अनाज वाला जो क्रॉप है, जैसे गेहूं, इरिगेशन इज नीडेड एट ओनली 3 स्टेज, सिर्फ गेहूं में 3 बार ही पानी पटाने की आवश्यकता पड़ती है। बिफोर प्लगिंग द फील्ड, खेतों में फसल लगाने से, प्लग हल चलाने से पहले, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब जब फूल आए फसल में तब, और एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन, और जब अनाज का दाना जब बने, जब खेत में क्या बने, दाना बने तब। देयर आर टू इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन द व्हिच क्रॉप्स आर ग्रोन, कहते हैं 2 तरह की मिट्टी होते हैं जिसमें फसल को लगाया जाता है। एक होता है सैंडी सॉइल, बलुआ मिट्टी, एक क्लेई सॉइल, है ना। क्लेई सॉइल भी होता है, एक होता है सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल। क्ले मतलब कीचड़ टाइप का होता है, ठीक ना। The crops grown in a sandy soil needs irrigation more frequently, whereas the frequent of irrigation from the crops grown in clay soil is comparatively less. अच्छा बताओ, जो क्लेई सॉइल होगा, जो कह सकते हैं बालू वाला मिट्टी और कीचड़ वाला मिट्टी में, बालू वाला मिट्टी में तुरंत पानी देंगे सूख जाएगा, उसको सही समय पर पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सैंडी सॉइल का काम क्या होता है, वो जल्दी ही अपना तुरंत सारा पानी को लॉस कर देता है। लेकिन जो क्लेई सॉइल होता है उसमें पानी रहता है, इसलिए उसको इरिगेशन करने की आवश्यकता कम पड़ती है। दिस इज कैन बी स्टैंडर्ड फॉलो, सैंडी सॉइल इज हाईली पोरस, सैंडी सॉइल में बहुत छिद्र होता है, हैविंग हाई परमेबिलिटी, उसके अंदर परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। सो व्हेन वी इरिगेट द क्रॉप्स एंड स्टैंडिंग इन सैंडी सॉइल, अगर बलुआ मिट्टी में फसल है, देन वाटर क्विकली परकोलेट्स डाउन द सॉइल, तो तुरंत ही मिट्टी के अंदर चला जाएगा पानी, एंड द क्रॉप प्लांट आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब, और फसल जो है पर्याप्त मात्रा में पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सो ड्यू टू पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंडी सॉइल, इसीलिए बलुआ मिट्टी में पानी को ज्यादा देर रखने की क्षमता नहीं होता है। द क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन द सैंडी सॉइल नीड मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन, इसीलिए जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। ऑन द अदर हैंड क्लेई सॉइल इज मच लेस परमिएबल, लेकिन क्लेई सॉइल जो होता है कम परमिएबल होता है, मतलब उसके अंदर छिद्र कम होता है, देन सैंडी सॉइल, ड्यू टू व्हिच इट कैन रिटेन वाटर फॉर ए मच लॉन्गर टाइम, इसीलिए क्लेई सॉइल जो होता है वो पानी लंबे समय तक रखता है। सो व्हेन द क्रॉप इज ग्रोन इन क्लेई सॉइल, जो क्लेई सॉइल है उसमें अगर पानी पटाएंगे तो वाटर रिमेन्स इन द सॉइल फॉर लॉन्गर टाइम, पानी लंबे समय तक रहता है। हेंस द प्लांट्स कैन ऑब्जर्व दिस वाटर इन एडिक्वेट अमाउंट, इसीलिए पानी जो है एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में रहता है, तो प्लांट उसको ऑब्जर्व करते रहता है, और ज्यादा हमको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो ड्यू टू बेटर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लेई सॉइल, इसीलिए रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है क्लेई सॉइल में, द क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन क्लेई सॉइल नीड इरिगेशन लेस फ्रीक्वेंटली, तो उसमें ज्यादा पानी पटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राइट बच्चा, आगे देखिए, आगे क्या कहता है, द फ्रीक्वेंट ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स आल्सो वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, ये जो पानी पटाना है ये सीजन टू सीजन भी निर्भर करता है। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स इज हायर इन समर सीजन, गर्मी के दिनों पानी पटाने की आवश्यकता ज्यादा होती है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द हॉट डेज ऑफ समर, गर्मी के दिनों में द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स ऑफ द क्रॉप प्लांट्स इंक्रीज, पत्ता से, पेड़ के पत्ता से भी इवेपोरेशन ज्यादा होता है और मिट्टी से इवेपोरेशन ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑन द क्रॉप्स इज कंपेरेबली लोअर इन द कोल्डर विंटर सीजन, और ठंडा के मौसम में कम, क्योंकि इवेपोरेशन ठंडा के मौसम में मिट्टी या पौधा से कम होता है। ठीक है बच्चा, चलो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। क्या देखने जा रहे हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन का क्या क्या सोर्स है, कैसे सिंचाई होता है। क्रॉप्स आर सप्लाइड वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, कहता है फसल को अलग अलग तरीके से पानी दिया जाता है, जैसे नदी से, कैनाल से, वेल से, ट्यूबवेल से, डैम से, जिसको रिजर्वोयर्स कहते हैं, पॉन्ड्स और लेक से। इवन रेन इज आल्सो सोर्स ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप, वर्षा से भी इरिगेशन होता है, क्योंकि बारिश आता है तो नेचुरली पानी मिलिए गया पौधा को। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, पानी जो कुआं में रहता है, झील में रहता है, कैनाल्स में रहता है, इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड, अलग अलग तरीका से उसको उठाया जाता है ना, डिफरेंट अलग अलग क्षेत्र में, फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, और उसके बाद उसको खेत में पटाया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कहता है पारंपरिक तरीका कौन कौन सा है सिंचाई करने का। द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है, बहुत सारा तरीका है। पहला है मोड, जिसको पुली सिस्टम कहते हैं, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढेकली, और चौथा है राहत। क्या है, राहत, ठीक ना। मोड क्या है, मोड इन मोड द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इन द मोड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जो सिंचाई करने का साधन मोड है, वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम ए वेल, कुआं से पानी को निकाला जाता है, बाय यूजिंग ए बिग कंटेनर, बड़े से बर्तन से, टाइड टू ए लॉन्ग रोप, जो लंबा रस्सी से बंधा होता है, इन विच मूव्स और इन विच मूव्स ओवर ए पुल्ली, जो पुल्ली के ऊपर मूव करते रहता है, एट वन एज ऑफ द वेल, एक एज पर लगा रहता है ये ड्रम, ठीक है ना। रोप इज टाइड टू द कंटेनर इज यूजुअली पुल्ड बाय एनिमल्स, और जो रस्सी जो है ये जानवरों के द्वारा खींचा जाता है, एज सच एज ब्लॉक, जैसे कि बुफेलो है या कैमल हो। व्हेन द रोप इज पुल्ड एट द फ्री एंड, जब फ्री एंड से रस्सी को खींचोगे, द कंटेनर फिल द वाटर, तो कंटेनर के अंदर पानी भर जाएगा, टाइड कम्स आउट ऑफ द वेल, वही फिर कुआं से बाहर आता है, ठीक है, और देखो खेत में पटाया जाता है।
सही बात है बच्चा। आगे देखिए, द फार्मर पोर्स आउट द वाटर फ्रॉम द कंटेनर टू फिल। ये किसान क्या करता है, जब पानी ऊपर आएगा तो उसको खेतों में डाल देता है, एंड लोअर्स एम्प्टी कंटेनर बैक इनटू द वेल। फिर क्या करता है, उठा के कुआं में डाल देता है, फिर उसको रिफिल करने के लिए। द वाटर फिल्ड कंटेनर अगेंस्ट कम आउट ऑफ द वेल व्हेन द ब्लॉक पुल्स द रोप, एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड टू गेट ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन। फिर क्या करता है, वाटर फिल हो जाए कंटेनर में अगेन, फिर वापस से उसको बुलक खींच लेता है, और ये प्रोसेस लगातार होते रहता है जब तक कि पूरा पानी ना फट जाए, राइट। चेन पंप क्या है, चेन पंप एक अरेंजमेंट है, लिफ्ट वाटर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ वाटर लाइक स्ट्रीम, कहता है धारा से, पॉन्ड से, लेक से, जो कि खेतों से नीचे है, उससे चेन पंप के द्वारा पानी खींचा जाता है, सो एज टू प्रोवाइड इरिगेशन इन द फील्ड, ताकि खेतों में पानी पटाया जा सके। ये चेन पंप कंसिस्ट ऑफ टू लार्जर व्हील्स। चेन पंप के दो बड़ा बड़ा चक्का होता है, ठीक है। वन फिक्स्ड एट लोअर लेवल ऑफ वाटर सोर्स एंड अदर फिक्स्ड एट हायर लेवल ऑफ वाटर लेवल ऑफ द फील्ड। एक जो है लोअर लेवल में फिक्स रहता है, एक रहता है व्हील हायर लेवल में। हायर लेवल मतलब जहाँ पे खेत है, लोअर लेवल में जहाँ पे पानी। द टू व्हील्स आर कनेक्टेड बाय चेन, और दोनों व्हील्स चेन के द्वारा कनेक्ट रहता है, जो उसके ऊपर ऊपर रहता है। ऑन द चेन आर हंग स्मॉल बकेट्स, जो चेन रहता है वो उसमें छोटा छोटा बकेट्स रहता है। बिलो द बॉटम व्हील इज द सोर्स ऑफ वाटर, बॉटम व्हील के नीचे वाटर का सोर्स रहता है, राइट, फ्रॉम विच द वाटर इज टू बी फिल्ड अप टू द लीफ फील्ड, जिससे वाटर जो है क्या होता है, लिफ्ट होता है। ए हैंडल इज अटैच टू द एक्साइल ऑफ अपर व्हील, एक हैंडल अटैच होता है एक्साइल ऑफ अपर व्हील के। व्हेन द हैंडल अटैच टू द अपर व्हील इज रोटेटेड बाय द फार्मर, रोटेटेड बाय द फार्मर। हैंडल जो है अटैच रहता है एक्साइल ऑफ द अपर व्हील के एक्साइल से वो अटैच रहता है, राइट। व्हेन द हैंडल अटैच टू द अपर व्हील इज रोटेटेड बाय द फार्मर, जब फार्मर क्या करता है, इसको रोटेट करता है ना, हैंडल को, है ना, द व्हील्स कनेक्टेड बाय द चेन स्टार्ट टर्निंग, तो ये व्हील चलने लगता है, नाचने लगता है, राइट। व्हेन द लोअर व्हील इज टर्न, जब लोअर व्हील टर्न होता है, द बकेट्स अटैच टू द चेन डिप इन द स्ट्रीम, तो बकेट जो होता है वो कहाँ चला जाता है, धारा में, और धारा से पानी भर के फिर ऊपर की तरफ आता। द मूविंग चैन देन लिफ्ट दिस बकेट, फिर मूविंग चैन जो है फिर बकेट को ऊपर खींचता है, जो वाटर से भर जाता है। अपर व्हील वे द बकेट टिल्ट, जहाँ पे बकेट टिल्ट हो जाता है, मुड़ जाता है, एंड गेट इम्पटीड इन द फील्ड, फिर उसको खेतों में खाली किया जाता है पानी पटाने के लिए। द मूविंग चेन देन कैरीज द इम्पटी बकेट, फिर ये चेन जो मूविंग है, पानी यहाँ गिर गया, गिरने के बाद उसका फिर उसके बाद मूविंग चेन जो उसमें नीचे ले गया, फिर वापस से फिल करेंगे। दिस प्रोसेस रिपीटेड, ये प्रोसेस रिपीट होता है तब तक कि जब तक पूरा खेत में पानी न पड़ जाए। आप देख सकते हैं ये जो चेन पंप है, ये चेन पंप इसी तरह का ट्रेड करता है। एक ऊपर लोअर, देखो अपर व्हील है, ये लोअर व्हील है। लोअर व्हील क्या रहता है, पानी नीचे है, अगर खेत ऊपर है और पानी नीचे है तो ये व्हील सिस्टम लगाया जाता है। यहाँ हैंडल, हैंडल से इसको चलना चाहेगा तो ये देखो पानी खाली, यहाँ पर आया पानी, है ना, यहाँ से पानी गया है, ठीक है, इसे भर गया, भरने के बाद यहाँ से आया, ऐसे फिर इसको उड़ेल दिया, ठीक है। और फिर ये फिर चला गया आगे, फिर खाली हो गया, फिर आगे सिस्टम चलता है, ठीक है। अब अगला है ढेकली। ढेकली क्या है, ध्यान से देखिए। ढेकली इज एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम सैलो। सैलोज मतलब होता है, देखो छोटा छोटा कुआं वगैरह होता है ना, वेल सैलोज वेल, छोटा छोटा पतला कुआं, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लेवर, एक सिंपल लेवर सिस्टम होता है उसी से। द वर्ड ढेकली मीन्स लेवर बीम ऑफ वेल। लेवर बीम देखो ये है ना, पत्थर लगा हुआ है, लेवर बीम है, लेवर लगा दिया गया है, ठीक है ना। इन ढेकली लॉन्ग वुडन बीम इज सपोर्टेड। ढेकली के अंदर क्या होता है, लंबा लकड़ी का बीम सपोर्ट करता है, और फोर्क्ड वर्टिकल सपोर्ट फिक्स्ड इन द ग्राउंड, और एक वर्टिकल सपोर्ट ग्राउंड में फिक्स रहता है उसके ऊपर। एक वर्टिकल सपोर्ट ये है, उसके ऊपर लंबा सा लकड़ी लगा दिया गया। नियर द वेल इन सच ए वे दैट इट्स लॉन्गर आर्म इज टुवर्ड्स द वेल, इसका लंबा आर्म जो है कुआं की तरफ होगा, एंड शॉर्टर आर्म अवे फ्रॉम इट, और शॉर्टर आर्म उससे दूर होगा, ठीक है। ए बकेट इज टाइड टू द एंड ऑफ ए लॉन्गर आर्म के एंड पे एक बाल्टी लगा दिया जाएगा, है ना, इन सच अ वे दैट इट हैंग्स ओवर द माउथ ऑफ वेल, ताकि ये कुआं को लटकता रहे। ए वेट इज टाइड टू द एंड ऑफ द शॉर्टर लेवल आर्म, जो शॉर्टर लेवल आर्म है उसके पास एक वजन लटका दिया जाता है। इन ऑर्डर टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, द एंड ऑफ लॉन्गर लेवल आर्म कैरिंग द बकेट इज पुल्ड डाउन बाय द रोप, रस्सी से इसको नीचे खींचा जाता है, ठीक है, इसको बकेट को। व्हेन द बकेट इज लोअर्ड इनटू द वेल, जो कुआं में बकेट को डाल दोगे, इट गेट्स फिल्ड विद वाटर, पानी भर जाएगा। ऑन रिलीजिंग द रोप, जैसे ही रस्सी को छोड़ोगे, द वेट अटैच टू द एंड ऑफ द शॉर्टर लेवल आर्म, शॉर्टर लेवल आर्म की वेट अटैच रहता है, उस नीचे नीचे भारी होगा तो नीचे से ये ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये पानी ऊपर खींचेगा। कम्स डाउन एंड लिफ्ट द वाटर फिल्ड बकेट आउट ऑफ द बेल, और पानी को ऊपर खींचता है, राइट। द फार्मर देन गेट्स होल्ड ऑफ द बकेट, फिर फार्मर क्या करता है, बकेट को पकड़ लेता है, क्या करता है, बकेट को पकड़ लेता है, ये टिल्ट उसके ऊपर टेढ़ा कर देता है, एंड पोर्स आउट इज वाटर इनटू द फील्ड, और खेतों में पानी पटा देता है। दिस प्रोसेस रिपीटेड सो एज टू गेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, इस तरह से ज्यादा पानी के आवश्यकता को सिंचाई के लिए पूरा किया जाता है। अब आगे है राहत, लेवर सिस्टम। ये भी राहत भी एक लेवर सिस्टम है, देखो। इन द राहत सिस्टम ऑफ इरिगेशन, वाटर इज ड्रॉन आउट ऑफ फ्रॉम अ वेल इन मतलब राहत सिस्टम में सिंचाई करने के लिए कुआं से ही पानी को खींचा जाता है, राइट।
इन दिस मेथड देयर इज अ लार्ज व्हील फिक्स्ड ऑन द एक्साइल ऑफ द माउथ ऑफ वेल। कुआं के ऊपर लार्ज व्हील लगा दिया जाता है, तो एक्साइल है ना, व्हील एक्साइल है, देख रहे हो लेवर सिस्टम में। ए लॉन्ग बेल्ट विथ मैनी मैनी स्मॉल मेटल पॉट्स, लॉन्ग बेल्ट रहता है उसमें बहुत सारा मेटल का पॉट रहता है, बर्तन रहता है, राइट। पुट ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिग व्हील, सर्कमफ्रेंस समझते हो, सर्किल के ऊपर सर्कमफ्रेंस होता है, सर्किल का बाउंड्री ही सर्कमफ्रेंस होता है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा पॉट लगा दिया, विच कैन मूव ओवर द व्हील, जो व्हील को ऊपर मूव करता है, टर्न करता है, टर्न होने पर वे द लोअर एंड ऑफ द लॉन्ग बेल्ट द पॉट्स डिप्स इनटू द वाटर ऑफ द बेल, इसको अंदर में डिप किया जाता है। द बिग व्हील इज टर्न्ड बाय यूजिंग अ लेवर सिस्टम ड्राइवन बाय फोर्स ऑफ ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या करता है, इसको लेवर सिस्टम को चलाने के लिए खींचता है। व्हेन द ब्लॉक्स मूव द लॉन्ग, जब ब्लॉक लंबा हॉरिजॉन्टल हैंडल जो लेवर सिस्टम को खींचता है बाय गोइंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल, द व्हील फिक्स्ड ओवर द माउथ ऑफ द व्हील स्टार्ट रोटेटिंग, तो ये जो व्हील के ऊपर लगा है कौन सा पॉट, ये घूमने लगता है। व्हेन द व्हील रोटेट करता है तो वाटर फिल हो जाता है पॉट में, और ये एक के बाद एक बाहर आने लगता है। कम्स डाउन, फिर देखो आया भरा है इसमें, फिर बाहर आ गया, देख रहे हो ना, यहाँ भरता है फिर यहाँ पे पानी गिर जाता है, पानी देखो इसमें निकल रहा है, ठीक है। पुअर डाउन, पुअर वाटर इन चैनल, चैनल में पानी भर देता है, गेट इम्पीडेड एंड देन गो डाउन अगेन, फिर से वो लेवल अंदर चला जाता है ना, पॉट्स वेल टू ब्रिंग आउट मोर वाटर, ताकि ज्यादा पानी निकालते हैं। द वाटर ब्रॉट आउट ऑफ द पॉट्स कनेक्टेड बाय कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, ये जो वाटर बाहर बाहर आता है रोटेटिंग बेल्ट पे, यूज फॉर इरिगेशन इन द फील्ड, इसका यूज करते हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए, ठीक है बच्चा। आगे देखिए, हम देखने जाते हैं यूज ऑफ पंप्स फॉर इरिगेशन, आजकल तो पंप का यूज होता है, क्या होता है, पंप का यूज। द ह्यूमन लेबर और कैटल्स, जो इंसान अगर मेहनत करता है या मवेशी मेहनत करता है, आर यूज टू लिफ्ट वाटर इन ट्रेडिशनल मेथड, ये पारंपरिक तरीके से करता है जो पहले से चलता आ रहा है। सो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर चीपर, ये सस्ता तो है बट लेस इफिशियंट, लेकिन इसका एफिशिएंसी कम है, यानी ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाता है। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर नॉट यूज्ड मच दीस डेज, आजकल ये ज़्यादा यूज नहीं होता है। दीस डेज पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, आजकल पंप्स यूज होता है पानी को खींचने के लिए, कुआं से, पोखर से, तालाब से, झील से, धारा से, रिवर से। दीज पंप्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से, डीजल से, बायोगैस से, सोलर सिस्टम से चलता है। व्हेन अ पंप इज यूज्ड टू ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम अ नैरो वेल, जब छोटे छोटे पतले पतले कुआं से वाटर खींचा जाता है, इट इज कॉल्ड अ ट्यूबवेल, इसको ट्यूबवेल कहते हैं। Nowadays, tube wells are being used increasingly for lifting underground water to be used for irrigation in the agriculture। कहते हैं आजकल खेती करने के लिए ट्यूबवेल का सहायता हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और ये क्या करता है, अंडर वाटर ग्राउंड को, पानी के सही धरती के अंदर जो पानी है उसको खींचने के लिए मदद करता। वी विल नाउ डिस्क्राइब सम मॉडर्न मेथड, आजकल कुछ मॉडर्न मेथड आया है सिंचाई करने का, उसको भी हम लोग देखते हैं। वाटर इज पम्प्ड आउट थ्रू ट्यूबवेल्स बट यूज्ड इन सच अ वे दैट इज वेस्टेज प्रिवेंटेड, है ना। कहता है वी विल डिस्क्राइब सम मॉडर्न मेथड, हम लोग मॉडर्न मेथड इरिगेशन का देखेंगे, जिसमें द इन विच द वाटर इज पम्प्ड आउट थ्रू ट्यूबवेल, जिसमें ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है, बट यूज्ड इन सच अ वे दैट, लेकिन ऐसे यूज किया जाता है दैट इज वेस्टेज इज प्रिवेंटेड, और ताकि इसके वेस्टेज को प्रिवेंट कर सके, कम से कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं और व्यर्थ का पानी निकालते रहते हैं, बहाते रहते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। देखिए, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है, आजकल कौन सा तरीका है। द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, मतलब आजकल जो तरीका है वाटर को अच्छे से हम यूज कर सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग वेस्टेज, उसके बर्बादी को रोक के। द टू मेन मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, दो मेन मेथड क्या है इरिगेशन का, स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ध्यान से देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है। इन द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम जो इरिगेशन का है, मेन पाइपलाइन इज लेड इन द फील्ड, मेन पाइपलाइन को बिछा दिया जाता है खेतों में। परपेंडिकुलर पाइप्स, अब उस मेन पाइपलाइन में परपेंडिकुलर पाइप जो है, हैविंग रोटेटिंग नोजल, उसके अंदर रोटेटिंग नोजल नोजल होता है जो घूमते रहता है हमेशा, ठीक है। एट द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन, जो मेन पाइपलाइन से ज्वाइंट रहता है रेगुलर इंटरवल पर, मतलब ये मान लो ऐसे करके पाइप है, ठीक है ना, पूरा खेत में बिछा दिया है, ऐसे ऐसे करके स्प्रिंकलर लगा दिया गया है, ठीक है, परपेंडिकुलरली। व्हेन वाटर फ्रॉम अ ट्यूबवेल इज अलाउड टू फ्लो, जब ट्यूबवेल से पानी से फ्लो करता है पाइपलाइन में, तो इस सब में पानी भर गया, ठीक है। द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर, तो मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर, प्रेशर में रहता है, विद द हेल्प ऑफ पंप, पंप के साथ इसमें प्रेशर आ गया। इट स्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, तो ये चाहता है कि नोजल से बाहर निकले, राइट। दिस वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड, तो नोजल क्या करता है, नोजल में इस तरह का छिद्र बना होता है कि चारों तरफ ही पानी को छिड़ता है, ठीक है ना। क्रॉप प्लांट इज एज इज, मान लो ऐसा कि बारिश हो रहा है, क्रॉप प्लांट पे ही बारिश की तरफ फुहारा बरसाता है। द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज मोर यूजफुल ऑफ अनइवन लैंड, अनइवन लैंड मतलब जो जगह पर पानी, जो जगह जो धरती ऊंचा नीचा है, पहाड़ पत्थर जो है, उस जगह पर स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज अच्छा से किया जाता है। द स्प्रिंकलर सिस्टम इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, है ना।
कहते हैं वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पे पानी अनइवन जगह है, मतलब बराबर खेत नहीं है, ऐसे जगहों पर स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज सैंडी सॉइल, बलुआ मिट्टी में भी किया जाता है। आगे देखिए ड्रिप सिस्टम, ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, सबसे कम पानी का बर्बादी होता है, सबसे ज्यादा फसल को उगाता है ड्रिप सिस्टम। इन द ड्रिप्स इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में देयर इज ए नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स, एक नेटवर्क है पतला पतला छोटा छोटा नैरो पाइप्स का, और ट्यूब जिसको कहते हैं विद स्मॉल होल्स, इसके अंदर छोटा होल है, इन द फील्ड खेतों में। व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द नैरो पाइप्स, ये पतला पतला पाइप से जो पानी बहता है, इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो बूंद बूंद से गिरता है एट द पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की रूट की जगह पर ही वो पाइप लगाया जाता है। मतलब पहले वो पूरा पाइप बिछा दो, प्लांट उसके छिद्र के पास ही प्लांट लगाया जाता है। अब उसके छिद्र के पास लगाया जाता है, उसमें इतना कम पानी आता है कि बूंद बूंद से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है किसको, पौधा को, और पौधा को धीरे 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 जितना जरूरत है पानी का वो मिलते रहता है, और इससे पौधा बड़ा हिस्ट पुष्ट होता है, पानी का बर्बादी भी नहीं होता है, और पौधा बहुत मजबूत होता है। ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है, कैसा, सिंचाई करने का, इरिगेशन का। दिस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट एंड यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, अब प्लांट के जड़ के पास ही हो जाता है और आराम आराम से प्लांट उसको लेता है। देयर इज नो रन ऑफ, यानी वेस्टेज नहीं होता है इरिगेशन वाटर का। ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग, पानी पटाने का सबसे बेस्ट टेक्निक है। फ्रूट प्लांट्स, ट्रीज और गार्डन्स, मतलब फ्रूट प्लांट ज्यादातर जो फल का पौधा होता है या ट्रीज वगैरह होता है या गार्डन्स बगीचा वगैरह में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, उस बेस्ट सुविधा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हैज द फॉलोइंग एडवांटेज, क्या फायदा है। ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो बूंद बूंद से पानी देता है जड़ को, सो वाटर इज नॉट वेस्टेड, पानी बर्बाद नहीं होता। ड्रिप सिस्टम मिनिमाइज यूजेस ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, खेती में मिनिमाइज करता है कि कम पानी में अच्छा पैदावार कैसे होगा। सो ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज वेरी यूजफुल इन दोज रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहाँ पानी बहुत कम है वहाँ तो इस बेस्ट है, सुविधा क्या है, ये सुविधा बेस्ट है। अब देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग क्रॉप फील्ड से गंदगी को निकालेंगे, मतलब वीड्स को निकालेंगे। रिमूविंग ऑफ वीड्स, मतलब अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, मतलब फसल क्रॉप के साथ साथ जो एक्स्ट्रा पौधा जग उग जाता है उसको कैसे हटाएंगे। जैसे यहाँ कैबेज है, गोभी है, कोई कैबेज कहते हैं, ये क्या है, वो कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर के साथ एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट ये सब उग गए हैं, राइट। इसी को निकालना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है, क्या कहलाता है। अब देखिए व्हेन वी ग्रो ए फूड क्रॉप इन द फील्ड, जब हम फसल उगाते हैं, देन इन एडिशन टू द क्रॉप प्लांट, तो फसल के साथ साथ मैनी स्मॉल छोटे छोटे अनवांटेड जिसको हम नहीं चाहते हैं प्लांट, वो भी जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं नेचुरली प्राकृतिक रूप से। द अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलोंग द कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स, ये जो अनवांटेड प्लांट जन्म लेते हैं फसल के साथ उसको वीड्स कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन द फील्ड इज हार्मफुल बिकॉज दे कंज्यूम ए लॉट ऑफ फर्टिलाइजर वाटर सनलाइट एंड स्पेस मींस फॉर द क्रॉप प्लांट्स एंड रिड्यूस द क्रॉप फील्ड yield and lower the quality of food grains। अब कहता है फसल लगाइएगा, फसल के साथ वो अपने आप उग जाएगा, उगने के बाद क्या करेगा, बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो खेतों से फर्टिलाइजर ले लेगा, वाटर ले लेगा, सनलाइट ले लेगा, स्पेस भी ले लेता है, और फसल जो क्रॉप प्लांट है उसका सारा एनर्जी ले लेता है, उसके स्ट्रेंथ को कम कर देता है, राइट, और पैदावार उससे कम होता है। तो कहता है सिंस द प्रेजेंस ऑफ वीड्स इन द फील्ड्स विल रिड्यूस द क्रॉप यील्ड, अब मान लीजिए अगर वीड्स होगा तो फसल कम होगा, वीड्स होगा तो फसल कम होगा, देयरफॉर इसीलिए इट इज नेसेसरी टू रिमूव देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसे समय समय पर इसको निकालने की आवश्यकता पड़ती है। द मोस्ट ऑफ द वीड्स गेट अप्रूटेड ड्यूरिंग द प्लविंग ऑफ द फील्ड्स, हालांकि ज्यादातर जो वीड्स है उसको हल चलाने के समय तो उखाड़ उखाड़ दिया जाता है, अप्रूट कर दिया जाता है, बट देयर रिअपियर व्हेन द क्रॉप ग्रोज, लेकिन जब फसल उगता है तो उसके साथ फिर से वो आ जाता है। द वीड्स मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड वेरी फास्ट, वीड्स अपना जनसंख्या तुरंत बढ़ाता है, फसल कम बढ़ाता है, फसल तो अपना जनसंख्या नहीं बढ़ाया, लेकिन वीड्स अपना जनसंख्या तेजी से बढ़ाता है और फैल जाता है पूरे खेत में, है ना। लार्ज क्वांटिटी ऑफ बीज होता है उसके अंदर, क्योंकि वीड्स के अंदर देखते हो कितना बीज है, बहुत सारा बीज रहता है, इसीलिए अपना ये जनसंख्या बढ़ाते रहता है। अब कहता है द टाइप ऑफ वीड्स आर वेरी फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, अलग अलग खेतों के हिसाब से वीड्स भी अलग अलग होते हैं, फसल बाय फसल भी अलग अलग होते हैं, हर फसल में सेम ही वीड्स नहीं होता है, और सीजन टू सीजन भी अलग अलग वीड्स होता। सम ऑफ द कॉमन बीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट क्या है वो देखिए ध्यान से। पहले वाइल्ड ओट जिसको जावी कहते हैं, ये भी वीड्स है। दूसरा है ग्रास, घास जिसको कहते हैं, फिर अमरंथस जिसको चौलाई कहते हैं, स्टिनोपोडियम है, बथुआ जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, वीड्स है। बथुआ आप लोग बहुत जानते होंगे, फेमस चीज है, साग भी खाए होंगे बथुआ, है ना। लेकिन एक से देखते हो बहुत ज्यादा भी वो जो खेत में हो जाता है, जिसकी वजह से वो खेत का फसल को बर्बाद कर देता है, क्या समझे। सिंस वीड्स आर हार्मफुल टू द क्रॉप, वीड्स क्या होता है, फसलों के लिए खराब होता है, सो दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड, इसलिए खेत को हटाना पड़ेगा।
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। ये जो तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट को हटाते हैं क्रॉप से, उसी को वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स compete विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर। ये वीडिंग बड़ा जरूरी है क्योंकि वीड्स जो होता है ना, अनवांटेड प्लांट, ये क्या करता है, फसल के साथ साथ ही बढ़ता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस सब ले लेता है और प्रभावित करता है ग्रोथ किसके, क्रॉप को, फसल को बर्बाद करेगा। सम वीड्स आर पॉइजनस फॉर ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स इंसानों के लिए बड़ा पॉइजनस होता है और एनिमल्स के लिए भी। वेयर एज सम वीड्स इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग। और कुछ वीड्स ऐसा होता है कि फसल को काटने में दिक्कत देता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड वीड सीड्स। कहता है सबसे बेस्ट टाइम क्या है सीड्स, वीड्स को हटाने का, जब फसल में फ्लावर और सीड्स बने उससे पहले उसको हटा दीजिए। वीडिंग इज डन बाय द हैंड। वीडिंग को हैंड से भी किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स लाइक ट्रॉवेल, खुरपा नाम का सहायता से भी किया जाता है। ठीक है ना, खुरपा से भी किया जाता है, हाथ से भी। वीड्स कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड और कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीड्स को हटाने के लिए स्पेशल केमिकल भी आता है जिसको रासायनिक केमिकल होता है, वो वीडिसाइड्स को कहते हैं। क्रॉप फील्ड में छिड़काव कर दोगे तो हट जाएगा। वेरियस मेथड्स ऑफ वीडिंग कंट्रोलिंग वीड्स आर इरेडिकेटिंग वीड्स। सबसे अलग अलग तरीका है वीडिंग को हटाने का, यानी इरेडिकेट का मतलब होता है हटाना, सफाई करने का बहुत तरीका है। पहला है रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विद हैंड। हाथ से खींच कर हटा दीजिए, देखते हो जंगल रहता है, हाथ से खींच काट देते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द क्रॉप फील्ड बाय जस्ट पुलिंग देम अप विद हैंड। हाथ से हटा दीजिए। व्हेन वी पुल वीड्स, जब वीड्स को खींचते हैं, दे गेट अपरूटेड फ्रॉम द फील्ड, तो फील्ड से वो अपरूट हो जाता है। दीज अपरूटेड वीड्स कैन थ्रोन अवे, फिर बाहर उसको फेंक दीजिए, देखिए कर रहा है ना। रिमूवल वीड्स बाय यूजिंग अ ट्रॉवेल, खुरपा, खुरपा की सहायता से करते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय डिगिंग और कटिंग देम विद क्लोज ग्राउंड, ग्राउंड के सटा के उसको कटिंग कीजिए हुआ, उसको खोद के निकाल दीजिए। इम्प्लीमेंट, इसको ट्रॉवेल खुरपा कहते हैं। ट्रॉवेल और खुरपा इज शोन इन फिगर 23, देखो ये रिमूविंग ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम, ये ट्रॉवेल खुरपा की सहायता से। अब देखो वीड्स बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय स्प्रेइंग मेडिसिन में, देखते हो वीडिसाइड्स यानी स्प्रे मशीन से केमिकल का छिड़काव करके भी होता, स्प्रेइंग करके। देखिए ध्यान से, डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। एक केमिकल को भी मतलब स्प्रे करके हम लोग वीड्स को हटाते हैं। पॉइजनस केमिकल होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग वीड्स को किल करने में, अनवांटेड प्लांट्स को इन द फील्ड आर कॉल्ड वीडिसाइड्स, को वीडिसाइड्स कहते हैं। सम ऑफ द कॉमन वीडिसाइड्स आर, कुछ कॉमन वीडिसाइड्स हैं यानी केमिकल है जिसका नाम है 2,4-D, MCPA, ब्यूटाक्लोर, है ना। ये सब वीडिसाइड्स हैं, इसको खेतों में छिड़काव करने से वीड्स खत्म हो जाता है। सॉल्यूशन ऑफ द वीडिसाइड्स इन वाटर इज स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फील्ड विद स्प्रेयर। एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया जाता है इस सब केमिकल का पानी में घुला के और उसको खड़े फसल पे स्प्रे कर दिया जाता है। द वीडिसाइड्स किल डिस्ट्रॉय द वीड्स अनवांटेड प्लांट बट डू नॉट डैमेज द मेन क्रॉप। ये वीडिसाइड्स का काम क्या है, मेन फसल को बर्बाद नहीं करेगा, वो वीड्स को खत्म कर देगा। द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड इन द क्रॉप फील्ड्स बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन इन द वीड्स टेक प्लेस। वीडिसाइड का स्प्रे तब करना चाहिए क्रॉप फील्ड में कि जब तक कि फल और फूल फसल में ना हो, उससे पहले कर देना चाहिए। सिंस वीडिसाइड्स आर पॉइजनस, क्योंकि वीडिसाइड पॉइजनस केमिकल होता है, देयरफॉर स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पर्सन हु हैंडल्स द वीडिसाइड स्प्रेयर। जो आदमी छिड़काव करता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसको मुंह वगैरह ढक के इसको करना चाहिए। द वीडिसाइड शुड बी स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स वेरी केयरफुली, सावधानी पूर्वक छिड़काव करना चाहिए। ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स का स्प्रे करने समय पर्सन शुड कवर हिज नोज, नाक को मुंह को प्रॉपर्ली ढक लेना चाहिए क्लॉथ से, एज टू प्रिवेंट हिज इनहेलिंग द पॉइजनस वीडिसाइड, क्योंकि उसका अगर इनहेल करेंगे, सांस के रूप में उसको ले लेंगे तो उससे फेफड़े की बीमारी, कैंसर वगैरह हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है, अब देखो फसल में हम लोग क्या कर दिए, निराई कर दिए, फसल पकेगा तो कटाई होगा, क्या होगा, हार्वेस्टिंग का मतलब है फसल की कटाई। इट नॉर्मली टेक्स अबाउट 3 or 4 months फॉर ए फूड क्रॉप टू मैच्योर। कई फसल उगने में या मैच्योर होने में 3-4 महीने लगता है। लस ग्रीन व्हीट फील्ड्स एंड पैडी फील्ड टर्न टू गोल्डन येलो एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। कहता है लस ग्रीन व्हीट फील्ड, गेहूं का खेत, धान का खेत 3-4 महीने में पक जाता है। दिस चेंज इन कलर फ्रॉम ग्रीन टू गोल्डन, ये सब कलर में ग्रीन से गोल्डन हो जाता है। ग्रीन है तो कच्चा है, गोल्डन हो गया तो पक गया। टू द मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप, राइपनिंग ऑफ द क्रॉप। मैच्योरिटी का क्रॉप मतलब राइपनिंग ऑफ क्रॉप यानी फसल का पकना। वंस द क्रॉप हैज मैच्योर्ड देन इट इज रेडी टू कटिंग एंड गैदरिंग। आप कहता है फसल एक बार पक गया तो उसको काटने के लिए वो तैयार है और उसको गैदर करें, इकट्ठा करने में। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ये जो मैच्योर पका हुआ फूड क्रॉप है, फसल है, उसको गैदर करना और कटिंग करना और गैदर करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता। हार्वेस्टिंग द क्रॉप लाइक्स व्हीट और राइस आर कट टू क्लोज थ्रू बाय हैंड यूजिंग कटिंग टूल कॉल्ड सिकल।
हंसुआ की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, फसल को जमीन के नजदीक से काट के हटाते हैं। दिस इज कॉल्ड मैनुअल हार्वेस्टिंग। हाथ से काटेंगे तो उसको मैनुअल हार्वेस्टिंग कहते हैं, इसको सिकल कहते हैं, राइट। इन लार्ज फील्ड, बड़े बड़े खेतों में व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स आर कट बाय मॉइस्चराइज्ड मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। लेकिन कहता है बड़े बड़े खेतों में जैसे व्हीट और पैडी क्रॉप्स है, उसको मॉइस्चराइज्ड मशीन के द्वारा काटा जाता है, उसको हार्वेस्टर कहते हैं। मोटराइज्ड कहते हैं, मोटराइज्ड मशीन। मोटराइज्ड मोटर से चलने वाला मशीन जो है उसको हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस फसल को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, एक बार फसल को हार्वेस्ट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, थ्रेसिंग करना है, मतलब इस फसल से अनाज को बाहर निकालना है। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ऑफ द ग्रेन, अनाज को पीट के फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उससे, इसी को थ्रेसिंग कहते हैं, उससे दाना बाहर निकलेगा। थ्रेसिंग इज डन टू टेक आउट द ग्रेन फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग कॉल्ड सैप, मतलब भूसा से अनाज को बाहर करना ही क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रेशिंग। इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थ्रेशिंग, थ्रेशिंग का ट्रेडिशनल मेथड जो है, द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड ऑन अ स्मॉल एरिया एंड वेरियस कैटल लाइक बुलॉक, बुफेलो एंड कैमल आर मेड टू वॉक ओवर इट अगेन एंड अगेन इन अ सर्किल। द कैटल फीड क्रश द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट ड्यू टू व्हिच द सैप ब्रेक्स अप एंड ग्रेन कम्स आउट। कहता है एक एक स्मॉल तरीका है, हम मतलब स्मॉल कहते हैं, पारंपरिक तरीका है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, छोटे से जगह पे सारे फसल को बिछा दिया जाता है और गाय, भैंस इस तरह के जानवर को खुला छोड़ दिया जाता है उसमें। और उतना दूर में गाय, भैंस खूब घूमता है और गाय, भैंस भारी जानवर तो हैवी होता है, तो उसके खुर से क्या करता है, उसके खुर से वो सारा जो ये हार्वेस्टेड क्रॉप है वो दबाता है, प्रेस होता है। प्रेस होने से क्या होता है, सारा दाना बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, वो सैफ अलग हो जाता है, मतलब भूसा अलग हो जाता है और दाना अलग हो जाता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, तो पहले के जमाने में किया जाता है, आज से 25-30 साल पहले। ड्यू टू व्हिच, आज यानी 2025 है तो 25-30 साल पहले से किया जाता था। ड्यू टू व्हिच द सैप ब्रेक्स अप एंड ग्रेन कम्स आउट, इससे क्या होता था, सैप ब्रेक्स टूट जाता था और अनाज बाहर आ जाता था। ड्यूरिंग थ्रेशिंग द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ द क्रॉप प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड हे व्हिच इज यूज्ड फॉर फर्दर रिफाइनमेंट। अब इसके दौरान क्या होता था, वो जो जितना पेड़ था, ये हार्वेस्टेड प्लांट, वो उस दाना बाहर निकल गया, वो छोटा-छोटा पीस में टूट जाता था, जिसको हे कहते थे। हे हे का सहायता क्या करता है, जैसे गेहूँ काटने का भूसा बनता है, तो वो भूसा बन जाता था। भूसा का काम क्या है, जानवरों को खिलाने, फॉडर, चारा के रूप में उसका यूज करते हैं फॉर एनिमल्स। इन लार्जर फार्म, बड़े बड़े खेतों में मोटराइज मशीन जिसको थ्रेसर कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है थ्रेसिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग ब्रिंग्स आउट ग्रेन फ्रॉम द कट एंड ड्राइड क्रॉप प्लांट। ये जो थ्रेसिंग का प्रोसेस है, ये क्या करता है, कट और मतलब कटे हुए और सूखे हुए प्लांट से अनाज को बाहर निकालता था। बट दिस ग्रेन इज मिक्स्ड विद सैप, लेकिन ये ग्रेन जो है सैप के साथ मिक्स है। बहुत सारा अनाज जो है उसके अंदर उसका भूसा भी रहता है अनाज के दाने में, यानी आउटर इनएडिबल कवरिंग ऑफ ग्रेन, मतलब अनाज के ऊपर जो एक्स्ट्रा कवर होता है वो। एंड हे जिसको कहते हैं, एंड हैज टू क्लीन बाय सेपरेटिंग फ्रॉम सैप एंड हे, और सैप और हे को अलग करने की जरूरत पड़ती है बिफोर इट कैन बी यूज करने से पहले। दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, इसको विनोइंग प्रोसेस से अलग किया जाता है। विनोइंग मतलब क्या होता है, पंखा चला के अनाज को क्या करते हैं, ऐसे सूप से ऊपर से गिराते हैं तो पंखा हे को अलग कर देता है, मोटा अनाज नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। इसको विनोइंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम सैप, सैप से और हे से अलग करना किसको, अनाज को, इसको विनोइंग कहते हैं, राइट। व्हेन द ग्रेन मिक्स्ड विद सैप, जब ग्रेन मिक्स हो जाता है सैप के साथ, एंड हे इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट इन ब्लोइंग विंड, बहती हुई हवा में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से अनाज को गिराते हैं तो हवा क्या करता है, सैप को अलग कर देता है और मोटे अनाज को नीचे गिरा देता है। बीइंग हैवी, जो अनाज मोटा होता है, भारी होता है, तो वो नीचे सीधे ग्राउंड पे गिर जाता है, जबकि सैप जो है लाइटर होता है तो वो दूर जाके जमा होता है डिस्टेंस में हवा के द्वारा। इन दिस वे ग्रेन फ्रॉम फॉर्म अ सेपरेट हिप, और अनाज जो है एक टीला बना लेता है इस तरह से और कलेक्ट हो जाता है पैक्ड इन गनी बैग्स, उसके बाद बोरा वगैरह में उसको पैक कर लीजिए, ठीक है। These days combines also called combine harvester, आजकल जो एक combine harvester आया है, are being used in large farms, जो बड़े-बड़े खेतों में यूज होता है for harvesting, हार्वेस्ट करने के लिए related operations, और ये उसी तरह से मतलब उसी तरह का काम करता है। कंबाइन एक ह्यूज मशीन है, कंबाइन एक ह्यूज मशीन है व्हिच कट्स द स्टैंडिंग सीरियल्स, जो कि मोटे अनाज के फसल को काटता है, जैसे कि गेहूं है उसको खेत में थ्रेस, उसको थ्रेसिंग भी करता है, यानी उसको पीसता भी है। थ्रेस करने का मतलब उसको क्या करता है, अलग करता है क्रॉप से, मतलब हार्वेस्टेड क्रॉप से, एंड सेपरेट द सैप, और सैप को अनाज से अलग भी कर देता है एक हिस्सा, है ना। दिस ग्रेन इज क्लीन, ये अनाज साफ होता है और कैन बी डायरेक्टली फिल इन, डायरेक्टली से निकालिए और गनी बैग्स में पैक कर लीजिए, राइट। एंड देयर इज नो नीड ऑफ विनोइंग, इसमें विनोइंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मशीन लाइक कंबाइंस इज दैट रिड्यूस द यील्ड ऑफ हे भूसा व्हिच इज यूज्ड एज अ फॉडर ऑफ, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है, इसमें एक दिक्कत है कि इसमें भूसा कम निकलता है, ये भूसा निकलता ही नहीं।
जिसकी वजह से क्या है वो जानवरों के लिए अनाज नहीं हो पाएगा, तो जानवरों का चारा नहीं हो पाएगा, राइट। दिस इज बिकॉज कंबाइंस कट ओनली द अपर पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड डू नॉट फॉर्म नियर ग्राउंड। और इसका एक और नुकसान क्या है, ये अनाज को नीचे से काटता, ये ऊपर ऊपर से काट लेता है, यही इसका नुकसान है। द स्टब्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स लेफ्ट इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड समटाइम्स बर्न्ड बाय द फार्मर्स। अब जो क्या किया, ऊपर से काट लिया, तो नीचे का पूरा शेष पार्ट बच गया पौधा का, तो किसान उसको आग लगा देता है। द बर्निंग ऑफ स्टब्स इज हार्मफुल ड्यू टू टू रीजन। तो कभी भी स्टब्स को कभी आग लगाना नहीं चाहिए खेत वगैरह में। क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसका दो कारण है। द बर्निंग ऑफ स्टब्स ऑफ क्रॉप प्लांट इन द फील्ड कॉजेज एयर पोल्यूशन। पहली बात, इसको जितना आप जलाएंगे तो उतना हवा में हवा में क्या जाएगा, फ्यूम्स, धुआं जाएगा, और धुआं एयर पोल्यूशन करेगा। दूसरा, बर्निंग ऑफ स्टब्स इन द फील्ड में कॉज एक्सीडेंटल फायर। इससे एक्सीडेंटल आग लग सकता है टू द हार्वेस्टेड क्रॉप लाइंग इन द फील्ड्स एंड डैमेज इट। जो किसी दूसरे के खेत में अगर मान लीजिए फसल है तो उससे आग लग जाएगा। और तीसरा एक और चीज क्या है इसका नुकसान, बच्चा बता देते हैं हम, कि मान लो कि अगर खेत में आग लगा दोगे, मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रोबीज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं किसके, फार्मर्स के। आग लगाने से वो माइक्रोबीज मर जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो तो बर्न हो जाता है। तो अगली बार जब फसल लगाओगे तो बहुत ज्यादा खाद और फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कभी खेतों में आग लगाना नहीं चाहिए। पॉल्यूशन भी होता है और किसी एक्सीडेंटल फायर भी हो सकता है, और माइक्रोबीज जो होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेंड्स होते हैं किसके, फार्मर के, उसका भी वो डेथ कर देते हैं। इसीलिए कभी भी फसल को मतलब फसल जब काट लिए तो उसके बाद जो उसका बच गया क्या, वही वगैरह, उसको अलग नहीं करना, मतलब जलाना नहीं चाहिए स्टब्स को। स्टब्स मतलब जो नहीं बच जाता है तना वगैरह, उसको। हार्वेस्टेड फेस्टिवल क्या है, देखो बहुत हमारे भारत में हर चीज का परंपरा है। उस परंपरा में क्या है, आदमी लोग क्या करता है, देखो होली होता है, दिवाली होता है, तो हर चीज का एक नियम है। और हम लोग जब फसल पक जाता है तो फसल पकने के बाद बैसाखी नाम का त्योहार मनता है, ठीक है ना। तो फसल के पकने पर, अच्छा पैदावार होने पर किसान अपना खुशी जाहिर करने के लिए त्योहार भी मनाता है। क्या करता है, तो वही हार्वेस्टेड फेस्टिवल है। व्हेन द क्रॉप्स मैच्योर एंड बिकम्स रेडी टू हार्वेस्टेड, एक बार फसल पक गया और काटने के लिए तैयार हो गया, द फील्ड्स टर्न गोल्डन येलो, तो पूरा खेत क्या होता है, पीला पड़ जाता है, गोल्डन येलो हो जाता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन्स, ये जो दृश्य होता है, ये जो खरा खरा फसल होता है और उसमें क्या होता है, अनाज से भरा रहता है, वो फील्स द हार्ट ऑफ फार्मर, वो किसानों का जो दिल है वो खुशी से भर देता है। विद जॉय, द पीरियड ऑफ द हार्वेस्टेड इज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और भारत के हर क्षेत्र में लोग क्या करता है, इस चीज को देख के बहुत खुश होता है। मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट द हार्वेस्टेड सीजन, और मर्द और औरत सब लोग मिलकर क्या करता है, ये जो मौसम होता है उसको, हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल के रूप में। स्पेशल फेस्टिवल इन इंडिया एसोसिएटेड विद, इसके साथ स्पेशल फेस्टिवल है भारत में जो इसके साथ लिंक रखता है हार्वेस्टेड सीजन्स में। कैसे, पोंगल, बैसाखी, होली, नवान्य और बिहू, ये सब ऐसे फेस्टिवल है जो फसल के हार्वेस्टिंग के दौरान मनाया जाता है, ताकि हम अपना खुशी जाहिर कर सके कि हम लोग कितना खुश है अपने फसल को देख के, ठीक है। अब हम डिस्कस डिस्कस करेंगे कि भाई जब फसल कट गया, कटने के बाद अब मान लीजिए फसल से दाना अलग हो गया, अब दाना को क्या करना है, हमको स्टोरेज करना है। क्या करना है, तो सेवंथ पार्ट में हम लोग चलते हैं और देखते हैं स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स को। देखिए ध्यान से, कहता है द फ्रेश फूड ग्रेन्स, ये जो फ्रेश फूड ग्रेन्स है जैसे व्हीट ऑब्टेन्ड बाय द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, फसल के हार्वेस्टिंग करने से जो हमको फ्रेश गेहूं मिला है, कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर देयर सेफ स्टोरेज, उसके अंदर नमी भी होता है। तो कहता है सेफ स्टोरेज, स्टोर करने से पहले उसके अंदर जो नमी है। द फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट ऑब्टेन्ड बाय हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर ड्राइड इन द सनशाइन बिफोर स्टोरिंग टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर। तो जो फूड ग्रेन्स है उसको हम लोग स्टोर करने से पहले खुला धूप में क्या करते हैं, हम लोग सुखाते हैं। सूखने से क्या होता है, उसका उसके अंदर का नमी खत्म हो जाता है, उसको पैक करने में आसानी होता है, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन्स बिफोर स्टोरिंग टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज ड्यूरिंग द स्टोरेज। कहता है स्टोरेज करने से पहले उसके मॉइस्चर को खत्म करना बड़ा आवश्यक है। क्यों, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगा, अनाज बर्बाद हो जाएगा। दिस इज बिकॉज हायर मॉइस्चर कंटेंट इन फूड ग्रेन्स प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड मोल्ड्स ऑन द स्टोर्ड ग्रेन्स व्हिच डैमेज देम। अगर आप बिना नमी को खत्म किए अनाज को स्टोरेज में डाल दिए, तो वो क्या करता है, स्टोरेज में अगर नमी बढ़ गया तो नमी से फंगस बढ़ जाएगा और मुल्ड्स यानी सड़ जाएगा अनाज, ठीक है। एंड मेक्स देम लूज देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और यही अनाज फिर जर्मिनेशन कैपेसिटी भी अपना खो देंगे, फिर इसको फिर आप खेत में नहीं लगा सकते। द फार्मर्स स्टोर द ड्राइड फूड ग्रेन्स एट होम इन मेटल बिन्स। अब क्या करता है किसान, क्या करता है, फार्मर स्टोर करता है सूखे हुए अनाज को अपने मेटल के बिन्स में, मतलब मेटल का यानी लोहा का या चदरा का बड़ा बड़ा वो क्या बोलते हैं, बक्सा होता है, उस बक्सा में अनाज को डाल देता है, ठीक ना, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्रम कहते हैं। एंड जूट बैग्स, और जूट बैग्स मतलब क्या होता है, सुतरी का बोरा में, ठीक ना, जिसको गनी बैग्स कहते हैं, ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स, उसके साथ सूखे नीम का पत्ता डाल देते हैं।
स्टोर करने के लिए फूड ग्रेन्स को होम में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन व्हीट इज स्टोर्ड एट होम इन आयरन ड्रम्स, जब आयरन ड्रम्स में गेहूं को डालते हैं, देन सम ड्राइड नीम लीव्स आर पुट इन इट, उसके अंदर कुछ सूखा नीम का पत्ता डाल देते हैं। ड्राइड नीम लीव्स प्रोटेक्ट द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट सच एज इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो सूखा नीम का पत्ता होता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने नहीं देता है और इंसेक्ट्स वगैरह को उसको सेफ रखता है। द गवर्नमेंट एजेंसी लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एफसीआई कहते हैं, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, बाय ग्रेन्स, अनाज खरीदते हैं किसानों से बड़े पैमाने पर एंड स्टोर इट इन बिग गोडाउन, बड़े बड़े गोडाउन में भरते हैं, सो दैट इट कैन सप्लाई थ्रू आउट द कंट्री, ताकि वो पूरी कंट्री में सप्लाई किया जा सकते पूरे साल। द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस इज डन इन 2 ways, ये जो बड़ा बड़ा मतलब बड़ा पैमाने पर जो स्टोर किया जाता है फूड ग्रेन्स को, वो दो तरीका से किया जाता है। गनी बैग्स में, गनी बैग्स मतलब सुतली के बोरा में, या ग्रेन सिलोस होता है, सिलोस में भी इसको हम लोग जमा करके रखते हैं। देखिए ध्यान से, गनी बैग्स का तो इस तरह से टीला लगता है गोडाउन के अंदर, और ये देखिए सिलोस, ठीक है ना। आप पटना में एक गोल घर का नाम सुने होंगे, है ना, अंग्रेजों ने उस गोल घर को ये सिलोस की तरफ वर्क करता था, अंग्रेज के जमाना में वो गोल घर बना था। क्यों बना था गोल घर? ये गोल घर इसलिए बना था ताकि उसके अंदर बहुत सारा अनाज को स्टोर कर सके और जब जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में उसका यूज कर सके, राइट। गोल घर का नाम सुने हो? अब देखिए, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स ऑन अ लार्ज स्केल इज टू फिल देम इन गनी बैग, सबसे कॉमन मेथड है उसको बैग में भर लीजिए, मतलब सुतली का बोरा में, स्टिच द माउथ, उसके माउथ को स्टिच कर दीजिए, सील दीजिए, और गनी बैग्स टाइटली एंड कीप दीज गनी बैग्स वन ओवर द अदर, और एक दूसरे के ऊपर रख के बिग गोडाउन में टीला लगा दीजिए। पेस्टिसाइड सोल्यूशन स्प्रे कर दीजिए, यानी कीड़ा मकोड़ा को मारने का एक सोल्यूशन उस पर स्प्रे कर दीजिए स्टैक गनी बैग्स पे, यानी जो टीला लगा हुआ है गनी बैग्स उसके ऊपर गोडाउन में, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर उसको पेस्टिसाइड का छिड़काव करते रहिए ग्रेन्स के, फ्रॉम डैमेज बाय पेस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, ताकि वो स्टोरेज के दौरान पेस्ट से डैमेज ना हो, यानी कीड़ा मकोड़ा से। द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन द गोडाउन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय किलिंग देम विद रैट पॉइजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, गोडाउन है तो अनाज है तो रैट आएगा, चूहा आएगा, तो चूहा को मारने के लिए भी रैट पॉइजन का समय समय पर वहाँ देना पड़ता है। द गनी बैग इज नॉट एन आइडियल कंटेनर फॉर फूड ग्रेन्स, बट इज ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज दैट फूड ग्रेन्स फिल्ड इन गनी बैग्स कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट वेरियस प्लेसेस। हालांकि गनी बैग में मतलब अनाजों को भरना आइडियल नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि चूहा पेस्ट बहुत बढ़ते रहता है, राइट। बट इसका ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है कि अगर अनगनी बैग्स में डालेंगे तो इसको कैरी करना आसान है और एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसको तो नहीं कर सकते, राइट। इन एडिशन टू द गनी बैग्स मेथड्स ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन सिलोज, भाई गनी बैग्स में तो हम भरते ही हैं, अनाज को स्टोर करते ही हैं, इसके अलावा ग्रेन सिलोज होता है, अनाज का सिलोज होता है, कोठी जिसको कहते हैं, आर ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग फूड्स ग्रेन्स और लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर इसका यूज किया जाता है बल्क स्टोरेज में। द ग्रेन सिलोज आर स्पेशली डिजाइन इन बिग एंड टॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के रूप में, बेलनाकार स्ट्रक्चर के रूप में इसको बनाया जाता है। द ग्रेन सिलोज हैव इनबिल्ट अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टोर फूड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट। अब ये जो ग्रेन सिलोज है उसके पास इनबिल्ट अरेंजमेंट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द पेस्ट लाइक इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। ये सब चीज है, ये राइट, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या करते हैं, पेस्ट से ये बचाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिलोज में डाल दीजिएगा, है ना। अब देखिए, अभी तक हम देखें क्या कि हम लोग को इंसान जितने भी जीव जंतु है उस सबको फूड दो तरीका से मिलता है, एक तो मिलता है प्लांट से, उसका देख लिए, उसका सातों पार्ट हम देख लिए, राइट। फसल को लगाने से लेके और फसल को काट के स्टोर करने तक। अब अगला है फूड फ्रॉम एनिमल, जानवर से कैसे खाना प्राप्त होता है उसको देख लीजिए। कहता है दाउ वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम क्रॉप प्लांट, हालांकि अधिकांश हम फसल से ही भोजन प्राप्त करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड, जानवर भी हमें भोजन देते हैं। द फूड प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ मिल्क, बहुत सारे फूड जो जानवर देते हैं उसमें क्या है, मिल्क है, एग्स है और मीट है। द फूड ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम एनिमल्स इज वेरी रिच इन प्रोटीन, जो जानवर से जो भोजन मिलता है वो प्रोटीन से भरा पड़ा रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। इनफैक्ट एनिमल्स फूड प्रोवाइड सर्टेन प्रोटीन्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट फूड, कहता है जो प्लांट फूड जो प्रोटीन नहीं दे पाता है वो एनिमल के फूड से मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द फूड obtained फ्रॉम एनिमल्स आल्सो कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ फैट, जो एनिमल से जो फूड मिलता है उसमें अमाउंट ऑफ फैट ज्यादा होता है, बट इट कंटेन्स वेरी लिटिल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन एनिमल के फूड से कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है। एनिमल फूड हाउएवर कंटेन्स मिनरल्स एंड विटामिन्स, अब देखो एनिमल्स के फूड से मिनरल्स भी मिलता है, विटामिन्स भी मिलता है। द फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स इज मोर एक्सपेंसिव, लेकिन जानवरों से जो खाना प्राप्त होता है वो ज्यादा महंगा होता है देन दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, और प्लांट सोर्स वाला सस्ता होता है। द एनिमल्स विच प्रोवाइड अस फूड आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, जो जानवर हमें खाना देते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, एक होता है दूध देने वाला जानवर यानी मिल्क एनिमल्स, है ना, मिल्क एनिमल्स। दूसरा होता है मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स, और एक होता है मांस और अंडा देने वाला। द एग्जांपल ऑफ मिल्क यील्डिंग एनिमल, कौन कौन मिल्क देता है,
ये जिसको मिल्क एनिमल कहते हैं, काऊ, बुफेलो और गोट, ये तीनों है मतलब गाय, भैंस और बकरी, ये मिल्क देता है। मिल्क एक परफेक्ट नेचुरल डाइट है, प्राकृतिक डाइट है। मिल्क एंड इस प्रोडक्ट, मिल्क और उसका प्रोडक्ट जिसको डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे बटर, घी, कर्ड, चीज और हाईली न्यूट्रिशियस फूड, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड है। एग्जाम्पल ऑफ मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स, और कुछ एग्जाम्पल है जो मांस और एग देते हैं, जैसे गोट, बकरी, सिप, भेड़, फिश, मछली, पोल्ट्री, चिकन। पोल्ट्री जानवर जो होता है जिसमें चिकन, hen और डक होता है, जिसमें से अंडा मिलता है, मांस मिलता है। आउट ऑफ दीज एनिमल्स गॉट, शिप एंड फिश गिव अस मीट, इस सभी में से देखो बकरी, शिप और फिश ये मीट देता है। पोल्ट्री गिव्स अस मीट, पोल्ट्री वाला मीट भी देता है और एज वेल एज एग्स भी देता है। हनी भी एक अनदर न्यूट्रिशियस फूड है, शहद जो एनिमल से मिलता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट कॉल्ड बीज, एक बीज से मिलता है, बीज मतलब मधुमक्खी से मिलता है, जिसको हनी बीज कहते हैं, राइट। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, देखिए एनिमल हस्बेंड्री जस्ट एज क्रॉप हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर सॉइल, आप जानते हैं जिस तरह से फसल को जरूरत होती है सही मिट्टी की, सिंचाई की, मैन्योर्स की, फर्टिलाइजर्स की और वीडिसाइड्स की, सही बात है। उसी प्रकार हर डोमेस्टिक, हर पालतू जानवर को हैज इट्स ओन नीड्स, इसका अपना जरूरत होता है फूड का, शेल्टर का, हेल्थ केयर का। मतलब आपको जानवर को भी खाना देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा और उसका सही सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, तो खेती का वह ब्रांच, खेती का वह ब्रांच विच डील्स विद द फीडिंग, जिसमें हम लोग डील्स करते हैं फीडिंग के साथ, मतलब जानवरों को खाना खिलाते हैं, उनको घर देते हैं, उसका हेल्थ का देखभाल करते हैं और ब्रीडिंग, उसकी जनसंख्या के बारे में देखते हैं, उसकी जनसंख्या बढ़ता है, डोमेस्टिक एनिमल्स का, इसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, यानी जानवरों का रख रखाव, ठीक है। द वेरियस प्रैक्टिसेस नेसेसरी फॉर रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पस, क्या क्या प्रैक्टिस है, कौन कौन चीजें जरूरी है जिससे एनिमल को हम लोग खाना और अदर पर्पस के लिए मतलब रेज कर सके, राइट। प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को सही से खिलाना पड़ेगा। प्रॉपर शेल्टर ऑफ एनिमल्स, सही घर देना पड़ेगा उसको रख रखाव के लिए। प्रिवेंशन और क्योर ऑफ एनिमल्स डिजीज, बीमारी को रोकथाम करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। एंड प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की ब्रीडिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जनसंख्या उसके कैसे बढ़ेगा। मिल्क गिविंग एनिमल, जो जानवर दूध देते हैं, जैसे कि मिल्क, जिसको मिल्क से कैटल कहते हैं, जैसे काउस, गाय और बुफेलोस, ये आर रियर्ड ऑन स्मॉल स्केल, जिसको छोटे पैमाने पर पाला जाता है। रूरल होम में, गाँव में घर में पालते हैं लोग गाय भैंस को। ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर दिया रियर्ड इन बिग डेयरी फार्म, और बड़े पैमाने पर बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं, वहाँ पर भी ये पाले जाते हैं। फिश को भी हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। फिश इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल फूड, फिश जो है सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है एनिमल फूड का। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, बहुत सारे लोग तटीय क्षेत्र में रहते हैं, सी साइड एरियाज में रहते हैं, कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, तो उसको फिश को वो अपने भोजन में बहुत बड़ा लेवल पे लुप्त लेते हैं। फिश रिच होता है प्रोटीन में, इट इज हाईली न्यूट्रिशियस एंड इजिली डाइजेस्टेबल फूड, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है और तुरंत जो है डाइजेस्ट हो जाता है। फिश लिवर ऑयल इज रिच इन विटामिन ए, फिश का लिवर ऑयल जो होता है, फिश का लिवर ऑयल होता है तेल, जो कि विटामिन ए से भरपूर होता है, विटामिन डी से भरपूर होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉड लिवर ऑयल, जिसको कॉड फिश लिवर ऑयल कहते हैं, इज रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है बच्चा। तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस सारे कंसेप्ट को बना लीजिए, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच।